धमाका, धमाका, धमाका। जंगल में एक भयानक शॉकवेव दुनिया भर में फैल गई। तीन पावर हाउस हवा में तैर रहे थे क्योंकि वे जमकर लड़ रहे थे। लाल कपड़े पहने एक करामाती महिला और एक काले कपड़े पहने आदमी एक सफेद वस्त्र पहने महिला पर हमला कर रहे थे। वे तीनों क्यों लड़ रहे हैं? रुद्रसेन लड़ाई को देखते हुए बड़बड़ाने से नहीं रह सके। वो अंधेरे में छिप गया और देखा। ये तीन लोग वास्तव में शक्तिशाली थे। उनके द्वारा किए गए हर कदम में दुनिया को नष्ट करने की शक्ति थी। लड़ने वाले तीन लोग कोई और नहीं बल्कि उन चार पावर हाउसों में से तीन थे जिनसे रुद्रसेन पहले मिले थे। उस समय वे तीनों रेड फ्लेम किलिंग बीस्ट किंग पर हमला करने के लिए सेना में शामिल हो गए थे। अब वे एक दूसरे को मार रहे थे। रुद्रसेन आहें भरने के अलावा कुछ नहीं कर सके। इस दुनिया में शाश्वत गठबंधन जैसी कोई चीज नहीं थी, केवल शाश्वत लाभ थे। इस तरह के पावर हाउसों के बीच लड़ाई का एक मकसद होना चाहिए। बूम! काले वस्त्र पहने उस व्यक्ति ने अपना दाहिना हाथ उठाया और 10,000 मीटर ऊंचे पहाड़ को उखाड़ फेंका। यह तकनीक देवताओं के काम की तरह थी। जैसा कि यिन यांग दायरे के बिजली घर से अपेक्षित था, उसके पास अपनी उंगली के एक झटके से दुनिया को नष्ट करने की शक्ति थी। काले वस्त्र पहने उस व्यक्ति ने 10,000 मीटर ऊंचे पहाड़ को पकड़ लिया और सफेद वस्त्र पहने महिला पर फेंक दिया। प्रभाव से शून्य ढह रहा था। सफेद वस्त्र पहने महिला ने हमले को रोकने के लिए अपनी तलवार घुमाई और पहाड़ को चकनाचूर कर दिया। लेकिन इसी समय लाल वस्त्र पहने महिला आगे बढ़ी और अपने धारदार हथियार से सफेद वस्त्र वाली महिला पर वार कर दिया। हालांकि सफेद वस्त्र पहने महिला की प्रतिक्रिया काफी तेज थी, फिर भी उसका पेट फटा हुआ था और तुरंत खून बह निकला। सफेद वस्त्र पहने महिला ने तलवार घुमाई और लाल वस्त्र पहने महिला को खदेड़ दिया। फिर वह जल्दी से दूर तक उड़ गई। उसके बाद हम उसे भागने नहीं दे सकते। लाल वस्त्र पहने महिला और काले वस्त्र पहने आदमी ने जल्दी से उसका पीछा किया। पलक झपकने पर ही तीनों बिजली घर बिना किसी निशान के गायब हो गए थे। क्या शक्तिशाली पावर हाउस है! वो अपनी उंगली के झटके से 10,000 मीटर ऊंचे पहाड़ को उखाड़ फेंक सकता था। क्या यह येन यांग क्षेत्र का पावर हाउस है? रुद्रसेन ने महसूस किया कि उसका खून उबल रहा है और उत्साह से बढ़ रहा है। ये एक कृषक था। ये एक महान पावर हाउस था। आकाश में उड़ना और जमीन में छिपना, अपनी उंगली के एक झटके से आकाश को ढक लेना, इस तरह का क्षेत्र वास्तव में आगे देखने लायक था। रुद्रसेन ने मुट्ठियां भींच लीं। वह लड़ने की भावना से भर गया था। उसका विश्वास था कि एक दिन वह भी इस स्तर तक खेती करेंगे। रुद्रसेन उड़ते रहे। दोपहर में आकाश काले बादलों से ढक गया और गड़गड़ाहट हुई। कड़क! कुछ देर बाद भारी बारिश हुई। बारिश के घने पर्दे ने कुछ मीटर की दूरी पर यह देखना असंभव कर दिया था कि क्या हो रहा है। जैसे ही मूसलाधार बारिश हुई, रुद्रसेन को बारिश से बचने के लिए एक गुहा की गुफा मिली। अचानक उसने देखा कि दूर सफेद रंग की एक महिला पड़ी हुई है। उसका शरीर बारिश से पहले ही आधा दफन हो चुका था। रुद्रसेन चौंक गया और जल्दी से भाग आया। वह सफेद कपड़े पहने महिला के पास आया, उसे उठाया। यह पहली बार था जब रुद्रसेन ने इतनी दूर से इतने खूबसूरत चेहरे को देखा था। यह कैसा चेहरा था, तो इतना उत्कृष्ट था कि रोमांच कर देने वाला था। हालांकि उसका सुंदर चेहरा अब कागज की शीट की तरह पीला पड़ गया था। ये वो है। रुद्रसेन चौंक गई। ये वो महिला थी जिसे लाल कपड़े पहने महिला और काले वस्त्र पहने आदमी ने घेर लिया था। उसकी चोटें इतनी गंभीर थी कि वो जंगल में बेहोश हो गया। सौभाग्य से वो उसके द्वारा खोजा गया था, नहीं तो वो मर जाती। रुद्रसेन ने महिला को उठाया और जल्दी से चला गया। एक गुफा में रुद्रसेन ने अलाव जलाया। उसने महिला को जमीन पर लिटा दिया और उसके माथे को छुआ। ये गर्म उबल रहा था। उसे एक तेज ब्लेड से काट दिया गया था। उसका शरीर उबल रहा है और उसका बुखार कम नहीं हो रहा है। ये शायद घाव के कारण होता है। ये परेशानी भरा है। वो इस वजह से अपनी जान नहीं खोएगी ना? रुद्रसेन ने महिला की ओर देखा और थोड़ी भौहें चढ़ाई। ऐसी अद्वितीय सुंदरता के लिए ऐसी जगह पर मरना अफसोस की बात होगी। मैं रुद्रसेन एक सज्जन व्यक्ति नहीं हो सकता है, लेकिन मैं एक दुष्ट व्यक्ति भी नहीं हूं। मैं जो कुछ भी करता हूं वो आपकी जान बचाने के लिए है। रुद्रसेन बुदबुदाया और महिला के कपड़े उतारने के लिए आगे बढ़ा। उसकी चोटों का जल्दी से इलाज किया जाना था। वो अब ठंड में नहीं रह सकती थी। उसके गीले कपड़ों को सूखे कपड़ों में बदलना पड़ा। रुद्रसेन ने एक एक करके उसके कपड़े उतारे। अंत में केवल उसके अंडरगारमेंट्स बचे थे।
रुद्रसेन उसके भरे हुए स्तनों को भी देख सकता था, लेकिन रुद्रसेन का उसे अपवित्र करने का कोई इरादा नहीं था। उसका ध्यान जल्दी से उसकी छाती के नीचे के घाव की ओर आकर्षित हुआ। यह बहुत गहरा था, उसकी पसलियों तक पहुंच रहा था। इतना समय बीत जाने के बाद भी खून रिस रहा था। इस तरह के हमले से एक साधारण व्यक्ति की मौत हो जाती, लेकिन यह महिला बेहद मजबूत थी। भले ही उसे इतनी गंभीर चोट लगी थी, लेकिन उसका शरीर बेहद मजबूत था और वो अब तक जीवित रहने में कामयाब रही थी। रुद्रसेन ने उसके अंडरगारमेंट्स उतारे, लेकिन उसी समय महिला जाग गई। जब उसने अपने सामने का दृश्य देखा तो वो चिंतित, क्रोधित और शर्मिंदा थी। उसने सोचा कि रुद्रसेन उसके साथ कुछ अपमानजनक करने जा रहा है। आखिरकार उसके सभी कपड़े चले गए थे और केवल उसके अंडरगारमेंट्स बचे थे। एक ऐसे युग में जहां महिलाएं बहुत रूढ़िवादी थी, ऐसी बात अकल्पनीय थी। शायद वो केवल अपने पति के साथ ऐसा करती। अरे दुष्ट चोर, मैं तुम्हें मार डालूंगी। महिला ने हाथ उठाया और रुद्रसेन को थप्पड़ मार दिया, लेकिन उसका हाथ कमजोर और शक्तिहीन था। रुद्रसेन ने उसे पकड़ लिया और रोक दिया। हिल्लो मत, मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हें बचाना चाहता हूं, रुद्रसेन ने कहा। मुझे बचाने की आपकी आवश्यकता नहीं है, महिला ने अपने लाल होंठ काटे। उस समय वह रुद्रसेन की आंखों के सामने लगभग नग्न थी। वे अतुलनीय रूप से शर्मिंदा और क्रोधित थी, और वो फिर से बेहोश हो गई। रुद्रसेन ने कुछ दवा निकाली और महिला के घाव का इलाज किया। फिर उसने उस पर पट्टी बांधी, अपने कपड़े निकाले और उसे उनमें बदलने में मदद की। रात धीरे धीरे ढलती गई और महिला के शरीर का तापमान धीरे धीरे सामान्य हो गया। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली, दर्द को सहन किया और जल्दी से अपने शरीर की जांच की। जब उसे कुछ भी अजीब नहीं लगा तो उसे राहत महसूस हुई। लेकिन जब उसने सोचा कि उसके शरीर को इस आदमी ने पूरी तरह से देखा था, तो उसे इतनी शर्म आई कि वो मरना चाहती थी। आप अंत में जाग गए हैं। रुद्रसेन ने देखा कि वह जाग गई है और उसने एक लंबी सांस छोड़ी। महिला की खूबसूरत आंखों को ठंडे भाव से अपनी ओर देखते हुए रुद्रसेन ने कहा, मेरा इरादा पहले तुम्हें ठेस पहुंचाना नहीं था, मैं बस तुम्हें बचाना चाहता था। चिंता मत करो। जब तुम बेहोश थे तो मैंने तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। नीलिमा स्वाभाविक रूप से जानते थे कि रुद्रसेन का क्या मतलब है, नहीं करना चाहिए था। उसका सुंदर चेहरा शर्मा गया और उसकी आंखों में ठंडक बहुत कोमल हो गई। यह एक विशेष स्थिति है, मैं आपको दोष नहीं देता, मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद। नीलिमा की आवाज कमजोर थी। उस रात नीलिमा बहुत कमजोर था, वह कई बार बेहोश हो गया और कई बार उठा। आइस ब्लेड 13 हिमनदों के हमलों के साथ बर्फ क्यूई ने मेरे आंतरिक अंगों को घायल कर दिया है। मुझे 3 प्रकार की यांग औषधीय जड़ी बूटियां खोजने में मदद करें। मैं अपने शरीर में बर्फ क्यूई को भंगाने के लिए उनका उपयोग करना चाहता हूं। नीलिमा ने कमजोर होकर कहा। उसने 3 प्रकार की औषधीय जड़ी बूटियों के साथ एक नक्शा और एक विस्तृत विवरण निकाला। फिर वह फिर से बेहोश हो गई। रुद्रसेन जानते थे कि नीलिमा की चोटें सिर्फ बाहरी नहीं थी। घातक बात थी आइस क्यूई जिसका उसने उल्लेख किया था। इससे उसके अंदरूनी अंगों में चोट लग गई थी जो बहुत घातक थी। यदि वह उसके शरीर में बर्फ क्यूई को बंगा नहीं कर सका तो नीलिमा का जीवन खतरे में पड़ जाएगा। रुद्रसेन बारिश का सामना करते हुए चले गए। अचंभे में नीलिमा ने जाते समय रुद्रसेन की पीठ की ओर देखा। उसके दिल में गर्माहट बह रही थी। रुद्रसेन जंगल में उन चीजों की खोज कर रहे थे जिनका नीलिमा ने उल्लेख किया था। दोपहर तक ही उन्हें 3 प्रकार की यांग औषधीय जड़ी बूटियां मिली। नीलिमा ने उन्हें अपनी चोटों और जंगल की स्थिति के अनुसार सूचीबद्ध किया था। उसने उन्हें पहले भी जंगल में देखा होगा, इसीलिए उसने रुद्रसेन को उनकी तलाश करने के लिए कहा था। रुद्रसेन जल्दी से लौट आए। वापस जाते समय रुद्रसेन ने दूर से लाल कपड़ों में एक महिला को देखा। लाल रंग की उस महिला का एक मनमोहक आकार था। उसका सुंदर और उत्कृष्ट शरीर बस सबसे उत्कृष्ट शरीर था। इससे पुरुषों का खून खौल उठता था। उसका चेहरा आकर्षक और मोहक था। वह लोमड़ी की आत्मा की तरह मोहक और मोहक थी। लाल रंग की महिला बेहद आकर्षक थी। वह निश्चित रूप से एक सुंदरता थी जो विश्व में आपदा ला सकती थी। हालांकि जब रुद्रसेन ने उसे देखा तो वह जल्दी से मुड़ा और दूसरी दिशा में चला गया। वह एक भयानक महिला थी। उसके द्वारा नीलिमा को घायल कर दिया गया था। होश। महिला जल्दी से उड़ गई और उसने रुद्रसेन का रास्ता रोक दिया। हालांकि भारी बारिश हो रही थी, मनिका पृथ्वी ऊर्जा की एक परत से घिरी हुई थी। बारिश उसके शरीर को बिल्कुल भी छू नहीं सकती थी। तुम मुझे देखकर इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो छोटे भाई? क्या मैं सुंदर नहीं हूं?
मानिका की मोहक आवाज सुनी जा सकती थी। यह एक ऐसी आवाज थी जो एक आदमी की हड्डियों को नरम बना सकती थी। रुद्रसेन हमेशा सतर्क रहते थे। उसे डर था कि कहीं वह इस महिला के जाल में ना फंस जाए। हालांकि वह जानता था कि उसे इस समय शांत रहना होगा, नहीं तो अगर इस महिला को कुछ अजीब नजर आया तो वह बड़ी मुसीबत में पड़ जाता। जंगल में भारी बारिश हो रही है और मैंने अचानक बड़ी बहन जैसी खूबसूरत महिला को देखा। मुझे लगा कि तुम भेस में एक लोमड़ी की आत्मा हो। मैंने क्लासिक ऑफ माउंटेन्स इन सीज पढ़ा है और उसमें लिखा है कि लोमड़ी की आत्माएं होती हैं जो अपने दावों की खेती करती हैं और बारिश में सुंदर महिलाओं में बदल जाती हैं। वे अक्सर सहानुभूति प्राप्त करने के लिए लोगों के सामने आते हैं और फिर लोगों की जान ले लेते हैं। मैं एक जंगल में अकेला हूँ और मुझे डर लगता है। मुझे उम्मीद है कि बड़ी बहन मुझे दोष नहीं देंगी। रुद्रसेन ने कहा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप किताबी कीड़ा होंगे। पहाड़ों और समुद्रों के क्लासिक में दर्ज अधिकांश भूत किंवदंतियां मनगढ़ंत हैं। उन पर इतनी आसानी से विश्वास मत करो। इसके अलावा, क्या आपको लगता है कि लोमड़ी की आत्मा मेरी तरह सुंदर है? मनिका ने अपने शरीर को थोड़ा मोड़ लिया। उसके शरीर से एक आकर्षक सुगंध निकल रही थी। किसी को यह स्वीकार करना होगा कि यह महिला एक महिला थी जो किसी देश में आपदा ला सकती थी। मैंने पहले कभी लोमड़ी की आत्मा नहीं देखी है, लेकिन यह पहली बार है जब मैं आपकी जैसी सुंदर महिला को देख रहा हूँ। मुझे यकीन है कि नौवें स्वर्ग में परियां भी आपकी तरह सुंदर नहीं हो सकती। रुद्रसेन ने कहा। क्या मीठा मुंह है? मनिका मुस्कुराई। किस महिला को ऐसी चापलूसी सुनना पसंद नहीं था? अद्वितीय सुंदरियों को यह और भी अधिक पसंद आया। मनिका सिर्फ एक अद्वितीय सुंदरी नहीं थी, वह एक अद्वितीय पावर हाउस भी थी। हालांकि वह भी एक महिला थी। जब तक वह एक महिला थी, वह अपनी उपस्थिति की परवाह करेगी। मैं सच कह रहा हूं, रुद्रसेन ने मुस्कुराते हुए कहा। मनिका ने अपनी आकर्षक लाल फीनिक्स आंखों की जोड़ी को सिकोड़ लिया और रुद्रसेन की ओर देखा। फिर जानबूझकर या अनजाने में पूछा, तुम इस भारी बारिश में पहाड़ी जंगल में क्यों भाग रहे हो? क्या तुम कुछ ढूंढ रहे हो? रुद्रसेन अपने दिल में कांप गया। उसे लगता है कि मनिका को उस पर संदेह हो सकता है। वह तथाकथित रूप से आकस्मिक प्रश्न गहरे अर्थ से भरा हुआ था। रुद्रसेन को लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की। अगर मनिका को वास्तव में पता चल गया कि वह नीलिमा को बचा रहा है, तो वह निश्चित रूप से मर जाएगा। वह निश्चित रूप से उसे जाने नहीं देगी। इस तरह का अद्वितीय बिजली घर, चाहे वे सतह पर कितने भी दयालु क्यों न दिखते हों, एक बार जब वे नाराज हो गए, तो निश्चित रूप से उनका अंत अच्छा नहीं होगा। खासकर मनिका जैसा अस्तित्व। अगर वह ऐसा करना चाहती तो वह आसानी से वज्र देश को नष्ट कर सकती थी। मैंने पहले कभी लोमड़ी की आत्मा नहीं देखी है, लेकिन यह पहली बार है जब मैं आपकी जैसी सुंदर महिला को देख रहा हूँ। मुझे यकीन है कि नौवें स्वर्ग में परियां भी आपकी तरह सुंदर नहीं हो सकती। मैं सच कह रहा हूँ, रुद्रसेन ने मुस्कुराते हुए कहा। मनिका ने अपनी आकर्षक लाल फीनिक्स आंखों की जोड़ी को सिकोड़ लिया और रुद्रसेन की ओर देखा। फिर जानबूझकर या अनजाने में पूछा, तुम इस भारी बारिश में पहाड़ी जंगल में क्यों भाग रहे हो? क्या तुम कुछ ढूंढ रहे हो? रुद्रसेन अपने दिल में कांप गया। उसे लगता है कि मनिका को उस पर संदेह हो सकता है। वह तथाकथित रूप से आकस्मिक प्रश्न गहरे अर्थ से भरा हुआ था। रुद्रसेन को लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की। अगर मनिका को वास्तव में पता चल गया कि वह नीलिमा को बचा रहा है, तो वह निश्चित रूप से मर जाएगा। वह निश्चित रूप से उसे जाने नहीं देगी। इस तरह का अद्वितीय बिजली घर, चाहे वे सतह पर कितने भी दयालु क्यों न दिखते हों, एक बार जब वे नाराज हो गए, तो निश्चित रूप से उनका अंत अच्छा नहीं होगा। खासकर मनिका जैसा अस्तित्व। अगर वह ऐसा करना चाहती तो वह आसानी से वज्र देश को नष्ट कर सकती थी। मूल रूप से मैं बारिश से बचने के लिए एक गुफा में छिपा हुआ था, लेकिन मुझ पर एक भयानक जानवर ने हमला कर दिया। मैं बाहर भागा और बारिश से छिपने के लिए एक नई जगह की तलाश की। रुद्रसेन ने कहा। वास्तव में? मनिका ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और रुद्रसेन की ओर देखा। रुद्रसेन को महसूस हुआ कि उनका दिल उनके सीने से बाहर निकलने वाला है। मनिका जैसे अद्वितीय पावर हाउस से झूठ बोलना कोई ऐसी चीज नहीं थी जो एक साधारण व्यक्ति कर सकता था। हालांकि रुद्रसेन को पता था कि उन्हें शांत रहना होगा। उन्हें शांत रहना होगा। वह घबरा नहीं सकता, क्योंकि एक बार मनिका ने इस तरह के अद्वितीय विशेषज्ञ की क्षमता के साथ दोष को देख लिया, उसके रहस्य का पता लगाना धूल उड़ाने जितना आसान होगा। ये पहाड़ी जंगल वास्तव में बहुत खतरनाक है। इस जगह पर आपकी साधना में अभी भी थोड़ी कमी है, मनिका ने कहा।
मैंने खुद को कम करके आंका। जब बारिश होने लगी तो मैंने जाने की योजना बनाई, रुद्रसेन ने कहा। आप कहां से हैं? मनिका ने पूछा। रुद्रसेन ने कहा, मैं वज्र देश के सौरभपुर शहर की वज्र दीक्षा अकेडमी का छात्र हूं। वज्र देश के लोग, आपके वज्र देश के सम्राट को नागेंद्र कहा जाता है ना? कुछ साल पहले उन्होंने बहन को सम्मान देने के लिए वज्र देश के पुराने पूर्वज का अनुसरण किया। हालांकि उन्होंने खुद को कम करके आंका। एक छोटे से सांसारिक देश का सम्राट और रक्षक बहन से मिलने के योग्य कैसे हो सकता है? मनिका ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने वज्र देश को अपनी आंखों में बिल्कुल भी नहीं रखा था। ये एक अद्वितीय बिजली घर की कृपा थी। उनकी नजर में वज्रदेश जैसा सांसारिक देश वास्तव में उनके ध्यान के योग्य नहीं था। बहन, रुद्रसेन ने कहा, बहन क्या आप अमर हैं? यहां तक कि किसी देश का सम्राट और रक्षक भी आपसे नहीं मिल सकता। आज मैं यहां बहन से मिल पा रहा हूं। क्या इसलिए क्योंकि मैंने अपने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए थे? क्या इस जीवन में मेरी इतनी बड़ी नियति थी? आप वास्तव में बात करना जानते हैं। हालांकि मैं जानता हूं कि आप मेरी चापलूसी कर रहे हैं। मुझे ये बहुत पसंद है, मनिका ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे भी तुम जैसी बहन पसंद है। मैं खेती करने के लिए कड़ी मेहनत करूंगा। भविष्य में मैं निश्चित रूप से आप जैसी सुंदरता से शादी करूंगा, रुद्रसेन ने कहा। तुम क्या कहना चाहते हो? क्या तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? मनिका ने रुद्रसेन को दिलचस्पी से देखा। मैंने रुद्रसेन का सिर हिलाया और कहा, यही सही है। मैं परी बहन से शादी करना चाहता हूं। मुझे विश्वास है कि भविष्य में मैं निश्चित रूप से ऐसा करने की क्षमता रखूंगा। छोटे आदमी, तुम्हारे पास हिम्मत है? तुम मेरे सामने बकवास करने की हिम्मत करते हो? मनिका थोड़ी गुस्से में लग रही थी। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और रुद्रसेन को तुरंत महसूस हुआ कि उस पर एक खतरनाक दबाव है। वह दबाव उसके शरीर को कुचलने वाला था। तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो? क्या तुम मेरे सामने ढीठ बनने की हिम्मत करते हो? मनिका ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और रुद्रसेन को ठंड से देखा। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो मैंने तुम्हारी प्रशंसा की। क्या तुम किसी ऐसे व्यक्ति को मारना चाहते हो जो तुम्हारी प्रशंसा करता है? अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मुझे इसका पछतावा नहीं होगा, क्योंकि मैंने खुद से कहा था कि मैंने अभी जो कहा वह सच था। मैं निश्चित रूप से परी बहन से शादी करूंगा। रुद्रसेन ने अपने दांत भींच लिए और कहा। मनिका शर्मा गई। उसने अपनी की को तितर-बितर कर दिया और रुद्रसेन को देखा। दिवा स्वप्न मत देखो। तुम्हारी साधना के सर के साथ तुम्हें ये नियांग परत तक पहुंचने में सैकड़ों साल लगेंगे। तुम मुझसे शादी करने के बहुत दूर हो, रुद्रसेन ने बौहे से कोड़ ली। तो फिर हम दांव कैसे लगाएं? रुद्रसेन ने कहा। क्या शर्त? मनिका ने पूछा। मैं ये शर्त लगाता हूं कि मैं 10 साल के भीतर ये नियांग सीमा तक पहुंच जाऊंगा, रुद्रसेन ने कहा। 10 साल? मनिका ने ठंडे स्वर में कहा। क्या तुम्हें लगता है कि तुम एक भगवान के पुनर्जन्म हो? अगर मैं सफल हो गया तो मैं निश्चित रूप से जाकर शादी में तुम्हारा हाथ मांगूंगा, रुद्रसेन ने कहा। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, मनिका ने मुस्कुराते हुए कहा। वह मुड़ी और चली गई। उसके लहराते हुए पीछे के दृश्य ने वास्तव में लोगों को अपराध करने की इच्छा दी। परी बहन, तुम्हारा नाम क्या है? रुद्रसेन ने पूछा। मनिका। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, मनिका आकाश में उड़ गई और गायब हो गई। ओह! रुद्रसेन ने राहत की सांस ली। मनिका आखिरकार चली गई थी। अभी अभी वह ठंडे पसीने से लथपथ था। अफवाह यह है कि सभी यिन यांग विशेषज्ञ जानते हैं कि आत्माओं को कैसे खोजना है। सौभाग्य से मैं उसे विचलित करने के लिए काफी स्मार्ट था, अन्यथा वह मुझ पर आत्मा खोज तकनीक का इस्तेमाल करती। क्या मैं मर नहीं जाऊंगा? रुद्रसेन मदद नहीं कर सका, बल्कि खुद से बुदबुदाया। हालांकि जब उन्होंने मनिका के अद्वितीय फिगर और विनाशकारी रूप से सुंदर चेहरे के बारे में सोचा, तो रुद्रसेन का दिल धड़क उठा। कोई भी पुरुष ऐसी महिला का विरोध नहीं कर सकता था। कितना दिलचस्प है, रुद्रसेन ने वास्तव में मनिका जैसी फेम फैटल के साथ दांव लगाया था। 10 साल, 10 वर्षों के भीतर मैं निश्चित रूप से यिन यांग विशेषज्ञ बन जाऊंगा। उस समय मैं निश्चित रूप से मनिका को खोजने के लिए जाऊंगा। मैं निश्चित रूप से उसे अपनी महिला के रूप में लूंगा। रुद्रसेन ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। मनिका निश्चित रूप से ऐसी महिला थी जो एक पुरुष की सबसे मौलिक इच्छाओं को जगा सकती थी। रुद्रसेन कोई अपवाद नहीं थे। वह मनिका से लुभाया गया। वह वास्तव में अनुभव करना चाहता था कि उसके जैसी महिला फैटल को कैसा महसूस होता है। एक आदमी को दया और बदला चुकाने में खुश होना चाहिए।
उसे सबसे खूबसूरत महिला के साथ भी सोना चाहिए। मनिका ऐसी ही एक महिला थी। रुद्रसेन जल्दी से गुफा में लौट आए। नीलिमा अभी भी सो रही थी। नीलिमा भी एक अद्वितीय सुंदर थी। वे मनिका से बिल्कुल अलग थीं। मनिका लोमड़ी की तरह आकर्षक थी। दूसरी ओर नीलिमा नवे स्वर्ग की परी की तरह शुद्ध और पवित्र थीं। वे दोनों पूरी तरह से अलग अलग तरह की महिलाएं थीं। हालांकि उन दोनों को अद्वितीय सुंदरियां कहा जा सकता है। हो सके तो रुद्रसेन नीलिमा और मनिका दोनों को अपनी नारी के रूप में लेना चाहते थे। एक ड्रैगन के पास दो फीनिक्स होना निश्चित रूप से एक सुप्रीम आनंद था। हालांकि रुद्रसेन जानते थे कि वह भी केवल इसके बारे में कल्पना कर सकते थे। रुद्रसेन ने एक घड़ा निकाला और उसमें पानी भर दिया। फिर उसने जो सामग्री मिली थी उसे अनुपात के अनुसार जार में डाल दिया और पकाने के लिए अलाव के ऊपर रख दिया। तुम वापस आ गए हो। नीलिमा ने रुद्रसेन को गर्म निगाहों से देखा। हाँ, मुझे सब कुछ मिल गया है। यह पक रहा है। हमें इसे जल्द ही पीने में सक्षम होना चाहिए, रुद्रसेन ने कहा। क्या आपको किसी खतरे का सामना करना पड़ा? नीलिमा ने चिंता से पूछा। मैं मनिका से मिला, रुद्रसेन ने कहा। नीलिमा के हाव भाव थोड़े बदल गए। आप उससे कैसे मिले? आप कैसे बच गए? वापस जाते समय हम संयोग से मिले। मैंने सुना है कि आपके स्तर के विशेषज्ञ जानते थे कि आत्माओं को कैसे खोजना है, इसलिए मैं उसकी सुंदरता की प्रशंसा करता रहा। वे इसका आनंद लेने लगी और अंत में वे मेरी आत्मा की खोज करना भूल गईं और चली गईं। रुद्रसेन ने डर के साथ कहा। तुम्हारे पास बहुत सारे विचार हैं, लेकिन मनिका वास्तव में एक व्यर्थ महिला है। नीलिमा ने अपने होठों को कर्ल किया और मनिका का तिरस्कार करने लगी, लेकिन स्पष्ट रूप से महिलाओं के बीच, विशेष रूप से दुश्मनों के बीच, वे स्वाभाविक रूप से एक दूसरे को नीचा दिखाना पसंद करते थे। नीलिमा के लिए मनिका की प्रशंसा करना बिल्कुल असंभव था। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? रुद्रसेन ने पूछा। मेरा नाम है। नीलिमा की आंखें चमक उठी और उसने कहा, नीलिमा। नीलिमा? रुद्रसेन ने उस नाम को याद करने की पूरी कोशिश की। उसने पूर्वी प्रांत में यिन यांग परत के कुछ मजबूत काश्तकारों के बारे में सुना था, लेकिन उसने नीलिमा के बारे में कभी नहीं सुना था। लेकिन एक महिला थी जिसका सरनेम भी था, लेकिन उसका नाम नीलिमा नहीं था। बेशक इस दुनिया में कई मजबूत काश्तकार थे। उसने कितने मजबूत काश्तकारों के बारे में सुना था? नीलिमा उस विषय पर बात नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने कहा, तुम्हारे कपड़े भीग गए हैं, उन्हें उतारो और सूखे कपड़े पहन लो। जब उसने बात खत्म की तो वे शर्मा गईं और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। रुद्रसेन अपने कपड़े बदल रहे थे। बेशक वे उसकी ओर नहीं देख रही थीं। वे वास्तव में सुंदर लग रहे थे। रुद्रसेन नीलिमा की तुलना मनिका से किए बिना नहीं रह सके। उसने महसूस किया कि वे दोनों अद्वितीय सुंदरियां थीं, लेकिन उनमें से प्रत्येक की अपनी खूबियां थीं। रुद्रसेन ने जल्दी से अपने कपड़े बदले और दवा तैयार थी। रुद्रसेन ने नीलिमा के लिए एक कटोरा दवा डाली। नीलिमा ने उसे पी लिया और उसका रंग बहुत गुलाबी हो गया। दवा बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली आध्यात्मिक जड़ी बूटियां चरम यांग की सब वस्तुएं थीं और वे उसके शरीर में ठंडी ऊर्जा को बाहर निकाल सकती थीं। एक बार जब उसके शरीर में ठंडी ऊर्जा बाहर निकल जाती थी तो नीलिमा की चोटें धीरे धीरे ठीक हो जाती थीं। ठंड से पीड़ित मत हो, एक कटोरा भी पी लो, नीलिमा ने कहा। ठीक है। रुद्रसेन ने सिर हिलाया और एक कटोरा डाला। उसे पीने के बाद उसने तुरंत महसूस किया कि उसके शरीर में गर्मी की लहर उठ रही है। अच्छा, आराम करो, रुद्रसेन ने कहा। नीलिमा ने सिर हिलाया और आराम करने के लिए चट्टान के सहारे झुक गई। रुद्रसेन मगल में पालथी मारकर बैठे थे। प्राचीन ड्रैगन स्क्यू हाथी कला का प्रसार कर रहे थे और चुपचाप खेती कर रहे थे। 3 दिन बाद नीलिमा ठीक हो गई। आज सुबह जब रुद्रसेन उठे तो नीलिमा पहले ही जा चुकी थी। वह बाय कहे बिना चली गई। रुद्रसेन मदद नहीं कर सका, लेकिन बड़बड़ाया। सुंदरता चली गई थी, लेकिन सुगंध अभी भी थी। नीलिमा बिना अलविदा कहे चली गई। क्या इसलिए था क्योंकि उसे ऐसा महसूस हुआ वह और वह एक ही दुनिया से नहीं थे? रुद्रसेन ने भौहें चढ़ा लीं, लेकिन वह रुका नहीं और तेजी से दूर उड़ गया। दूर से नीलिमा ने देखा। रुद्रसेन को जाते देख उसे थोड़ा दुख हुआ। वह षड्यंत्र देखने की आदी थी, लेकिन इन कुछ दिनों में रुद्रसेन की सावधानीपूर्वक देखभाल ने नीलिमा को गर्मजोशी का एहसास कराया। इस गर्मजोशी के निशान ने नीलिमा के शांत हृदय को तरंगित कर दिया। हालांकि नीलिमा को पता था कि वह यहां रहना जारी नहीं रख सकती थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह एक प्राचीन शक्ति के युवा स्वामी से जुड़ी हुई थी, जिसके खिलाफ स्वर्ग पवित्र शहर भी संघर्ष नहीं कर सकता था, क्योंकि वह छोटी थी।
हालांकि वह इस मामले के सख्त खिलाफ थी, लेकिन इतनी बड़ी शक्ति की तुलना में उसकी ताकत बहुत महत्वहीन थी। वह अपने परिवार की व्यवस्थाओं को स्वीकार करने के लिए बाध्य थी, अन्यथा उसका पूरा परिवार फंस जाता। यदि उनके पास वास्तव में रुद्रसेन के साथ कुछ भावनात्मक उलझनें होती, तो रुद्रसेन के पास केवल एक मृत अंत होता। आह! समय समय पर जंगल में जानवरों की दहाड़ गूंजती सुनाई देती थी। कभी कभी शक्तिशाली जानवरों को जंगल में घूमते हुए देखा जा सकता था। भाग्यवश रुद्रसेन पहले ही भारी क्षेत्र में पहुंच गए थे। हालांकि यह अभी भी बहुत खतरनाक था, लेकिन रेड फ्लेम किलिन बीस्ट किंग के स्तर पर अब कोई जानवर नहीं था। विवान कुमार के साथ उजड़ जंगल की इस यात्रा अत्यंत खतरनाक थी, लेकिन इनाम बहुत अच्छे थे। रुद्रसेन अब पहले से मार्शल मास्टर के क्षेत्र में आ गया था। आंतरिक एकेडमी में शामिल होने के बाद से रुद्रसेन की खेती तेजी से आगे बढ़ गई थी। 1 साल से भी कम समय में वह मार्शल मास्टर के क्षेत्र में प्रवेश कर गया था। यह जानना था कि रुद्रसेन अभी 16 साल के भी नहीं थे। उनकी प्रतिभा आश्चर्यजनक थी। उसके बाद उन्हें 4 एकेडमियों की तरह वार्षिक महान प्रतियोगिता की तैयारी करनी थी। वज्र दीक्षा अकेडमी में 4 अकेडमियों की महान प्रतियोगिता बहुत महत्वपूर्ण थी। रुद्रसेन चारों विश्वविद्यालयों की महान प्रतियोगिता में भी अच्छा प्रदर्शन करना चाहते थे। जब वो एक घाटी के पास से गुजरा, तो घाटी से रुद्रसेन को निशाना बनाते हुए घनी संख्या में तीर निकले। खतरा! रुद्रसेन के हाव भाव थोड़े बदल गए। वह जल्दी से पीछे हट गया और तीरों को चकमा दे दिया। तुम कौन हो? तुमने चुपके से मुझ पर हमला करने की हिम्मत कैसे की? रुद्रसेन ठंडे स्वर में चिल्लाया। छोटे, आज वो दिन है जब तुम मर जाओगे। हत्या के इरादे से भरी एक ठंडी आवाज सुनाई दी। फिर 10 से अधिक किसान जंगल से बाहर निकल गए। नेता समीर नायर थे। उस समय उसने विवेक प्रताप और भैरव की हत्या कर दी थी। रुद्रसेन ने कभी नहीं सोचा था कि वज्रदीक्षा एकेडमी के एक डीकन समीर नायर उजाड़ जंगल में उन पर हमला करने की हिम्मत करेंगे। समीर नायर के अलावा उनके साथ 10 से ज्यादा एक्सपर्ट थे। वे सभी सौंग परिवार के रक्षक थे और बहुत मजबूत थे। वे स्पष्ट रूप से तैयार होकर आए थे। रुद्रसेन ने समीर नायर की ओर देखा, ठंडे स्वर में कहा, समीर नायर, तुमने वज्र दीक्षा अकेडमी के एक छात्र पर हमला करने की हिम्मत की। अगर अकेडमी को पता चल गया तो आप मौत से बच नहीं पाएंगे। समीर नायर ने तिरस्कारपूर्ण तरीके से कहा, यह वीरान जंगल जानवरों से भरा है। अगर तुम यहां मर जाओगे तो कौन जानेगा कि यह मैं ही था? कौन जानता है, शायद आप एक शक्तिशाली जानवर द्वारा मारे गए थे। क्या आपको लगता है कि आपने मुझे पा लिया है? रुद्रसेन के होठ उपहास में बदल गए। उस समय जब उसने विवेक को मार डाला था, तो वह केवल योद्धा के छठे आकाश में था और समीर नायर के लिए एक मैच नहीं था। लेकिन अब रुद्रसेन मार्शल मास्टर के दायरे में आ गए थे। इसलिए इस युद्ध में रुद्रसेन थोड़ा भी भयभीत नहीं था। समीर नायर ने रुद्रसेन को उपहास किया। क्या आपको सचमुच लगता है कि आप बच सकते हैं? क्या मैंने कहा कि मैं भागने जा रहा था? मुझे लगता है कि यह जगह वो जगह होगी जहां आप मरेंगे। रुद्रसेन के मुंह के कोने से हत्या का घना इरादा प्रकट हो गया। रुद्रसेन की बातें सुनकर समीर नायर का चेहरा जानलेवा इरादे से भर गया। तुम खुद को अधिक महत्व देते हो। वास्तव में तुम मौत को दावत दे रहे हो। हमला! उसे मार डालो। जी श्रीमान। आदेश मिलने के बाद 4 गार्ड तुरंत बाहर निकले और रुद्रसेन को घेर लिया। इस बार समीर नायर प्रताप परिवार के बलिदान के लोगों को लेकर आए थे। ये सभी लोग योद्धा के 10वें आकाश में थे और पहले से ही बहुत शक्तिशाली थे। 4 बलिदानियों ने रुद्रसेन को घेर लिया। उनमें से कुछ लोगों के हाथ में तलवारें थीं, जबकि कुछ के हाथ में खंजर था। ठंडी हवा दमनकारी थी जब उन्होंने सीधे रुद्रसेन पर हमला किया। रुद्रसेन ने उपहास किया। बलिदान के 4 पुरुषों का सामना करते हुए वह भी आगे बढ़ा। रुद्रसेन ने अपनी लंबी तलवार पकड़ रखी और अचानक उसे बाहर निकाल लिया। तलवार की रोशनी आकाश में उड़ गई और सभी दिशाओं में निकल गई। दिव्य सूर्य आकाश में उग आया। इसने आकाश को रोशन किया। रुद्रसेन ने चिलचिलाती सूर्य तलवारबाजी का प्रयोग किया। इस तलवारबाजी की शक्ति कहने की जरूरत नहीं थी। सभी को लगा कि चकाचौंध वाली रोशनी इतनी चकाचौंध कर रही है कि वे अपनी आंखें नहीं खोल पा रहे हैं। बलिदान के चारों लोगों को अपनी गर्दन में दर्द महसूस हुआ। अगले ही पल वे बेहोश हो गए और जमीन पर गिर पड़े, मर गए। क्या? जब समीर नायर ने यह दृश्य देखा तो वह अविश्वास से भर गया। ये योद्धा के 10वें आकाश के 4 विशेषज्ञ थे। अप्रत्याशित रूप से रुद्रसेन ने उन्हें इतनी आसानी से मार डाला था। इससे समीर नायर नाराज और व्यथित हो गए। यहां तक कि प्रताप परिवार जैसे बड़े परिवार के लिए भी योद्धा के 10वें आकाश में बलिदान के व्यक्ति को विकसित करने के लिए एक बड़ी कीमत की आवश्यकता थी।
समीर नायर स्वाभाविक रूप से व्यथित थे कि रुद्रसेन ने एक साथ 4 बलिदान पुरुषों को मार डाला था। आप सभी हमला करो, मुझे उसकी जान चाहिए, समीर नायर ठंडे स्वर में चिल्लाया। समीर नायर के बगल में अभी भी 10 लोग बलिदान के थे। इस समय वे सभी बाहर चले गए और रुद्रसेन को घेर लिया। यदि रुद्रसेन ने इसे नहीं तोड़ा होता तो उन्हें योद्धा के 10वें आकाश में 10 विशेषज्ञों से निपटने में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता। लेकिन अब रुद्रसेन मार्शल मास्टर क्षेत्र में प्रवेश कर चुके थे। उनकी ताकत आश्चर्यजनक रूप से 12,80,000 किलो ताकत तक पहुंच गई थी। जब रुद्रसेन के 3 डिवोरिंग मार्शल सोल्स सक्रिय हो गए थे तो उनकी ताकत 3.84 मिलियन किलो तक पहुंच सकती थी। योद्धा के 10वें आकाश में बलिदान के इन पुरुषों के पास केवल 1 लाख किलो ताकत थी। आम लोगों की नजर में उन्हें विशेषज्ञ माना जाता था, लेकिन रुद्रसेन की नजर में वे बहुत कमजोर थे। सरसराहट, रुद्रसेन चले गए और भीड़ में दौड़ पड़े। उनकी गति बहुत तेज थी। वह इतना तेज था कि बलिदान के लोग समय पर प्रतिक्रिया नहीं दे सकते थे। भीड़ के बीच में से एक तस्वीर उड़ गई। पश, एक फाड़ने की आवाज के साथ योद्धा के 10वें आकाश में बलिदान के 10 लोग जमीन पर गिर पड़े और मर गए। वे रुद्रसेन के कपड़े का कोना भी नहीं छू सकते थे। यह नामुमकिन है, समीर नायर अविश्वास से दहाड़ने लगा। योद्धा के 10वें आकाश में बलिदान के 10 पुरुष, लेकिन उन्हें रुद्रसेन ने सेकंड में मार डाला। यहां तक कि समीर नायर को भी लगा कि वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। रुद्रसेन ने अपनी खून टपकती हुई युद्ध तलवार पकड़ रखी और समीर नायर की ओर ठंड से देखा। क्या तुमने सोचा था कि तुम एक दिन मेरी तलवार के नीचे मर जाओगे? बच्चे, मैंने वास्तव में तुम्हें कम करके आंका है, लेकिन क्या आपको लगता है कि आप मुझे हरा सकते हैं? क्या मजाक है। मैं मार्शल मास्टर के 3रे स्थान पर हूं। मेरी ताकत 4 मिलियन किलोग्राम तक पहुंच गई है। तो क्या हुआ यदि आप मार्शल मास्टर दायरे में प्रवेश कर गए हैं? मेरी नजर में तुम अभी भी चींटी की तरह कमजोर हो। समीर नायर ने उपहास किया। उसके हाथ में एक रोशनी चमकी और एक रक्त लाल लंबा ब्लेड दिखाई दिया। समीर नायर का उन्मादी ब्लेड कट वज्र दीक्षा अकादमी में एक बहुत प्रसिद्ध मार्शल तकनीक थी। बवा, मेरे ब्लेड के नीचे मरने के लिए तुम्हारी मौत अन्यायपूर्ण नहीं है। समीर नायर ने उपहास किया। उसने अपने रक्त लाल लंबे ब्लेड को पकड़ रखा और रुद्रसेन को मारने के लिए उन्मादी ब्लेड कट का इस्तेमाल किया। ब्लेड लाइट भारी और ठंडी थी। ये ऐसा था जैसे ये 10,000 मीटर ऊंचे पहाड़ को आधे में विभाजित कर सकता है। क्या मार्शल मास्टर का 3रा आकाश बहुत मजबूत है? रुद्रसेन ने अपनी युद्ध तलवार पकड़े हुए उपहास किया। सन सन सन, रुद्रसेन भी चले गए। चिलचिलाती सूर्य तलवार तकनीक। आसमान में चिलचिलाती सूर्य। दिव्य तलवार अन्मयान। चमकदार सूर्य रुद्रसेन के पीछे तैर रहा था, जो अपनी चमकदार रोशनी से पृथ्वी को प्रकाशित कर रहा था। खलौंग। रुद्रसेन और समीर नायर एक मधुर आवाज से जोर से टकराए। टक्कर के बाद दोनों अलग हो गए। सन सन, रुद्रसेन ने अपनी युद्ध तलवार को अपनी पीठ पर म्यान में म्यान कर दिया। यह कैसे हो सकता है? समीर नायर ने रुद्रसेन की ओर अविश्वास से देखा। प्यूं। समीर नायर की गर्दन पर तलवार का निशान दिखाई दिया। फिर खून निकल आया। समीर नायर जमीन पर गिर गए और उन्होंने अंतिम सांस ली। मरने से पहले उसकी आंखें खुली हुई थी, जैसे कि उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो रुद्रसेन के हाथों मर जाएगा। वज्र दीक्षा अकादमी गतिविधि से भरी हुई थी, क्योंकि 4 अकादमियों का टूर्नामेंट आ रहा था। हर बार जब टूर्नामेंट आयोजित किया जाता था, वज्र दीक्षा अकादमी अपने सबसे व्यस्त स्तर पर होती थी। शास्त्र मंडप के बाहर के प्रांगण में रुद्रसेन एल्डर तरुण झा के साथ बहस कर रहे थे। हालांकि इसे एक मुक्केबाजी सत्र कहा जाता था, ये वास्तव में एल्डर तरुण झा थे जो रुद्रसेन को संकेत दे रहे थे। उनके बगल में अजीब पक्षी चिल्लाया, मोटा हारने वाला है, फैसो हारने वाला है। बड़े तरुण झा इतने गुस्से में थी कि उनकी आंखें चौड़ी हो गई। युद्ध के बाद रुद्रसेन ने अपनी तलवार म्यान में की और कहा, आपके संकेतों के लिए धन्यवाद एल्डर। हा हा हा, आपको इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा मैंने आपको कोई संकेत नहीं दिया। चिलचिलाती सन तलवार तकनीक के बारे में आपकी समझ मेरी कल्पना से परे है। एल्डर तरुण झा मुस्कुराए। रुद्रसेन ने विनम्रता से कहा, आपने मेरी कई गलतियों को सुधारा है। मैं अपनी खेती में कई चक्कर लगाने से बच सकूंगा। एल्डर तरुण झा ने मुस्कुराते हुए कहा, 4 अकादमियों का महान प्रतियोगिता जल्द ही आ रहा है। आपको पता होना चाहिए कि आपकी प्रतिभा के साथ यदि आपने समर्थन कौशल नहीं सीखा है तो यह अफसोस की बात होगी। क्या आपके पास इसके लिए कोई योजना है? कई समर्थन कौशल थे, जैसे उपकरण फॉर्जिंग, कीमिया और इसी तरह। बेशक
एक स्पिरिट एरे मास्टर का गठन भी हुआ था। सबसे कठिन हिस्सा एक गठन मास्टर बनना था, जिसके लिए अत्यंत सख्त आत्मशक्ति की आवश्यकता थी। इसके बाद एक कीमियाकार बनना था। रुद्रसेन ने कहा, वाइस प्रिंसिपल गगन मिश्रा ने मुझे बताया था कि जब प्रिंसिपल लौटेंगे तो वे मेरे लिए एक अच्छा शब्द देंगे, इस उम्मीद में कि मैं उनके तहत फॉर्मेशन सीख सकूं। उस बूढ़े का स्वभाव बहुत अजीब है, उन्हें जल्द ही वापस आ जाना चाहिए। जब वे वापस आएंगे तो मैं उन्हें इस मामले के बारे में बताऊंगा। बड़े तरुण झा ने कहा, आपके दयालु शब्दों के लिए धन्यवाद एल्डर। रुद्रसेन ने झट से एल्डर तरुण झा को धन्यवाद दिया। रुद्रसेन रात होने तक एल्डर तरुण झा के स्थान पर रहे। वे बहुत भाग्यशाली थे कि वो चांघ शाखा में शामिल होने में सक्षम हुए थे। यहाँ के छात्र समन्वयसी थे और कुछ वरिष्ठ थे जो उनकी परवाह करते थे। अपने आवास पर लौटने के बाद शौर्य वर्मा रुद्रसेन के कमरे में गए और कहा, जूनियर भाई, बड़ी बहन जैस्मिन ने आपको ढूंढने के लिए किसी को भेजा था, लेकिन वे आपको ढूंढ नहीं सके, इसलिए वे वापस चले गए। उन्होंने कहा था कि सीनियर सिस्टर जैस्मिन आपका इंतजार कर रही होंगी। रुद्रसेन ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं सीनियर सिस्टर जैस्मिन के पास जाऊंगा और देखूंगा कि क्या हो रहा था। रुद्रसेन जैस्मिन के स्थान पर गए। रणधीर भी वहां थे। भाई, 4 अकादमियों की महान प्रतियोगिता आधे महीने में है। आप इसमें पहली बार भाग ले रहे हैं, इसलिए मैंने आपको नियमों के बारे में बताने के लिए यहां बुलाया था, रणधीर ने कहा। रुद्रसेन ने सिर हिलाया और कहा, कृपया मुझे बताएं वरिष्ठ भाई। वर्तमान में कुल 3000 से भी कम लोग हैं। हमारी चौधरी शाखा में सबसे कम लोग हैं, केवल 500। उनमें से केवल वरिष्ठ बहन जैस्मिन और मैं ही शीर्ष 20 में स्थानित हैं। कुल 9 लोग हैं जिन्हें शीर्ष 100 वरीयता से जाना जाता है। 4 अकादमियों के नियमों के अनुसार शीर्ष 100 वरीयता प्राप्त छात्र हैं। अगर शीर्ष 100 से नीचे के छात्रों में टॉप 100 स्टूडेंट्स को चुनौती देने का आत्मविश्वास हो तो वे उनको चुनौती दे सकते हैं। यदि वे जीतते हैं तो उन्हें टॉप 100 में स्थान दिया जाएगा, लेकिन यदि वो हार जाते हैं तो वे 4 अकादमियों की महान प्रतियोगिता में भाग लेने का अधिकार खो देंगे। ये बहुत कठोर स्थिति है, जैस्मिन ने कहा। अकादमी मुख्य रूप से इस बात पर विचार कर रही है कि क्या कुछ छात्र जो पर्याप्त मजबूत नहीं हैं, वे आंतरिक आंगन के शीर्ष 100 छात्रों को चुनौती दे सकते हैं। देरी करना ठीक है, लेकिन अगर आंतरिक आंगन के शीर्ष 100 छात्र पीछे नहीं हटते हैं, तो वे आसानी से चुनौती देने वालों को घायल कर सकते हैं। आखिरकार, तलवारों की कोई आंखें नहीं होती। ठीक है, रुद्रसेन ने सिर हिलाया। रणधीर चौधरी ने आगे कहा, बेशक शीर्ष 100 सीड छात्र भी एक दूसरे को चुनौती दे सकते हैं। जब तक दूसरा पक्ष सहमत है, वे लड़ सकते हैं। परीक्षा का पहला भाग शीर्ष 100 सीड छात्रों को चुनौती देना है। चुनौती भाग के बाद एक सामान्य रैंकिंग लड़ाई होगी। इस तरह की लड़ाई का फैसला लॉटरी निकालकर किया जाएगा। विजेता अगले दौर में आगे बढ़ेगा। जितना अधिक वे जीतेंगे, उतने अधिक अंक उन्हें मिलेंगे। फिर उन्हें उनके अंतिम अंकों के अनुसार रैंक किया जाएगा। ये दिलचस्प है। हर बार जब 4 अकादमियों की महान प्रतियोगिता होती है तो कई छात्र शीर्ष 100 वरीयता प्राप्त छात्रों को चुनौती देते हैं, है ना? रुद्रसेन ने पूछा। ये सही है। हर साल कुछ लोग शीर्ष 100 वरीयता प्राप्त छात्रों को चुनौती देते हैं, लेकिन सफलता दर बहुत अधिक नहीं है, रणधीर ने कहा। ये काफी समझ में आता था, क्योंकि शीर्ष 100 छात्र पहले से ही काफी मजबूत थे। इसके अलावा इनर यार्ड में शीर्ष 100 छात्रों के लाभ द ग्रेट स्ट्रेंथ लेटेंट ड्रैगन पिल थे, जबकि शीर्ष 100 से नीचे के छात्रों के लाभ क्यू रिप्लेनिशिंग पिल थे, जिसकी तुलना ग्रेट स्ट्रेंथ लेटेंट ड्रैगन पिल से बिल्कुल नहीं की जा सकती थी। जिन छात्रों ने खेती करने के लिए ग्रेट स्ट्रेंथ लेटेंट ड्रैगन पिल का उपयोग किया, उन्होंने स्वाभाविक रूप से अपनी ताकत में तेजी से सुधार किया और इस तरह शीर्ष 100 छात्र मजबूत और मजबूत हो जाएंगे। बेशक उन प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं थी जिन्होंने शीर्ष 100 छात्रों को पीछे छोड़ दिया और उन्हें सफलतापूर्वक शीर्ष 100 से बाहर कर दिया। हालांकि उनमें से कुछ ही थे। जैस्मिन ने कहा, अपनी ताकत के साथ शीर्ष 100 छात्रों में से एक को बाहर करना आपके लिए समस्या नहीं होनी चाहिए। इसलिए जब 4 अकादमियों की महान प्रतियोगिता शुरू होती है तो आप चुनौती में भाग ले सकते हैं और शीर्ष 100 छात्रों में से एक को हरा सकते हैं। इस तरह आपको बाद में बहुत कुछ नहीं बनाना पड़ेगा। ठीक है, रुद्रसेन ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, तो मैं छात्रों में से एक को हरा दूंगा। रुद्रसेन ने सहज भाव से कहा। उनके लिए यह कोई कठिन काम नहीं था, क्योंकि वज्र दीक्षा अकादमी में केवल 72 मार्शल मास्टर थे। रुद्रसेन सहित 73 छात्र थे। अगर रुद्रसेन शीर्ष शतक में प्रवेश करना चाहते हैं तो ये उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा। जैस्मिन और रणधीर को कोई आपत्ति नहीं थी। रुद्रसेन ने जैस्मिन का स्थान छोड़ा और आधा महीना एकांत में खेती करने में बिताया। रुद्रसेन ने न केवल तलवारबाजी का अभ्यास किया, बल्कि उन्होंने निषिद्ध सिद्धांत द ग्रेट कवरिंग द स्काई का भी अध्ययन किया। 4 अकादमियों की महान प्रतियोगिता से एक रात पहले रुद्रसेन को अचानक वेस्ट माउंटेन से एक मजबूत बुलावट महसूस हुई।
ये 9 सम्राट अवतार है। रुद्रसेन का चेहरा खुशी से चमक उठा। उन्होंने वेस्ट माउंटेन में 9 सम्राट अवतार की खेती की थी। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि 9 सम्राट अवतार को आकार लेने में केवल 3 या 4 महीने लगेंगे। उन्होंने नहीं सोचा था कि इसमें उसकी अपेक्षा से अधिक समय लगेगा। अब जबकि आधा साल बीत चुका था, तो 9 सम्राट अवतार ने आखिरकार हिलना शुरू कर दिया था। रुद्रसेन ने अंधेरे का फायदा उठाया और पश्चिम पर्वत पर चले गए। ये वज्र दीक्षा अकादमी के पूर्वजों का कब्रिस्तान था। एक ठंडी हवा चली और एक बिलीक्वी ने हवा भर दी। रात में इस जगह पर कोई नहीं आया। रुद्रसेन जल्दी से पश्चिम पर्वत की गहराई में चले गए। वह वेस्ट माउंटेन से आ रही मजबूत बुलाहट को महसूस कर सकता था। मास्टर, मास्टर! जब रुद्रसेन पश्चिम पर्वत की गहराई में पहुंचे, तो पुकार और भी तीव्र हो गई। वेस्ट माउंटेन की गहराई में राक्षसी क्यूई बढ़ गई। राक्षसी क्यूई के भीतर 9 भयानक अस्तित्व थे। प्रत्येक आकृति एक प्राचीन क्यूई उत्सर्जित करती थी। ये ऐसा था जैसे क्यूई प्राचीन काल से आया हो। पूरा वेस्ट माउंटेन उस प्राचीन और भयानक क्यूई से घिरा हुआ था। वेस्ट माउंटेन सबसे घने यिन क्यूई वाला स्थान था। हजारों वर्षों से अनगिनत विशेषज्ञों को यहां दफनाया गया था। अब काले कोहरे में छिपा 9 सम्राटों का अवतार यिन क्यूई को पागलों की तरह अवशोषित कर रहा था। अनंत बेरफुल यिन क्यूई इकट्ठा हुआ और वेस्ट माउंटेन के ऊपर एक विशाल भंवरा बनाया। एक भयानक चूषण बल बाहर निकला और आकाश में भरने वाली बेलफुल यिन क्यूई 9 सम्राटों के अवतार के शरीर में बह गई। 9 सम्राटों का अवतार अवतारों को परिष्कृत करने की राक्षसी पथ की विधि से संबंधित था। इसे धर्मी मार्ग द्वारा बर्दाश्त नहीं किया जाता था। जिन अवतारों का परिष्करण किया जाता था, उनमें आमतौर पर बुरे गुण होते थे। अफवाहों के अनुसार अवतारों को परिष्कृत करने की राक्षसी पथ की विधि अवतार को आसानी से मूल शरीर को नियंत्रित कर सकती है, जिससे मूल शरीर अवतार का गुलाम बन सकता है। अंत में मूल शरीर एक बुरी आत्मा में बदल जाएगा। यही कारण था कि राक्षसी पथ के अवतारों को परिष्कृत करने की विधि को धर्मी मार्ग द्वारा बर्दाश्त नहीं किया जाता था। रुद्रसेन स्वाभाविक रूप से जानते थे कि 9 सम्राटों के अवतार को परिष्कृत करना एक बहुत बड़ा जोखिम था। हालांकि उनका विश्वास था कि वे निश्चित रूप से अपनी ताकत से 9 सम्राटों के अवतार को दबा सकते हैं। अंत में रुद्रसेन ने काले कोहरे में 9 अवतारों को देखा। पहला अवतार पंखों की एक जोड़ी वाला एक सुनहरा पंखों वाला चट्टान था। अपने पंखों के फड़फड़ाने के साथ ये 1,08,000 मील तक उड़ सकता था। दूसरा अवतार कछुए और सांप के संयोजन से बना एक स्पिरिचुअल प्राणी था। इसे काला कछुआ कहा जाता था। काला कछुआ एक प्रसिद्ध पवित्र जानवर था। इसका जीवन काल सबसे लंबा था और दुनिया की सबसे मजबूत रक्षात्मक शक्ति थी। तीसरा अवतार बाघ जैसी दिखने वाली गाय के आकार का था। उसमें हेजहॉग और पंख का फर था। ये आदिम भयानक भयंकर जानवर क्योंग क्यूई था। ये 4 महान आदिम भयंकर जानवरों में से एक होने की अफवाह थी। ये क्रूर था और देवताओं को खिलाया जाता था। चौथा अवतार सांप का शरीर और सिर मनुष्य का था। उसकी 3 आंखें थीं। ये टिएन-नॉय देखा राक्षसी सांप था। यह अफवाह थी कि टिएन-नॉय देखा राक्षसी सांप की तीसरी आंख यिन और यांग की दुनिया को देख सकती है और सभी भ्रमों को देख सकती है। 5वां अवतार व्हाइट टाइगर का था। व्हाइट टाइगर भी एक पवित्र जानवर था जो हत्या में माहिर था। छठा अस्तित्व एक किल्लिन था। ये तराजू से ढका हुआ था और इसमें पंखों की एक जोड़ी थी। इसे ताओती के नाम से जाना जाता था। यह अफवाह थी कि ताओती अपना मुख खोलने पर एक तारे को निगल सकता था। 7वां अस्तित्व शून्य दिव्य जानवर था। यह शून्य के माध्यम से बंद हो गया। इसमें असीम तारों वाली स्काई वर्ल्ड में प्रवेश करने की क्षमता थी। 8वां अस्तित्व मनुष्य के आकार का था, लेकिन इसमें 18 जोड़े पंख थे। यह अफवाह थी कि यह प्रकाश का दूत था और इसमें सर्वोच्च और रहस्यमय शक्ति थी। 9वां क्लोन फीनिक्स था, जिसका आग के लपटों से पुनर्जन्म हुआ था। ऐसा कहा जाता था कि फीनिक्स अमर थे और उनके पास फीनिक्स का शरीर था। अमर शरीर में बदल सकते थे। अभी 9 क्लोन तेजी से संघनित हो रहे थे और बढ़ रहे थे। सभी 9 अवतारों में अकल्पनीय क्षमताएं थीं। 9 संप्रभुओं में यह दर्ज किया गया था कि 9 संप्रभुओं की शक्ति बेहद भयानक थी। वे 9 महान ऋषि सम्राटों की शक्ति का हिस्सा पुनः प्राप्त कर सकते थे। महान पैंग दिव्य पक्षी ने अपने पंख फैलाए और आकाश में उड़ गया।
अपने पंखों के फड़फड़ाहट के साथ ये 1,08,000 मील की दूरी तक उड़ सकता था। ब्लैक टॉर्टोइस का सेक्रेड बीस्ट का जीवन काल लंबा था और उसके पास सबसे मजबूत रक्षात्मक शक्ति थी। काले कछुआ अवतार की खेती न केवल किसी के जीवन काल को बढ़ा सकती है, बल्कि ये सबसे मजबूत रक्षात्मक शक्ति भी विकसित कर सकती है। 4 प्राचीन विशीली संभावनाओं ने अनमोल ट्रेजर टेक्निक में महारत हासिल की थी। ऐसा कहा जाता था कि ये एक गुप्त तकनीक थी जो प्राचीन काल में देवताओं को मार सकती थी। अनमोल अवतार को विकसित करके कोई भी इस सर्वोच्च गुप्त तकनीक को समझ सकता था। चौथा क्लोन सेलेस्टियल आई डेमन स्नेक अवतार था। ये आकाशीय आंख की खेती कर सकता था और यिन और यांग की दुनिया को देख सकता था। ये वास्तविकता और भ्रम के माध्यम से देख सकता था। पांचवां, हमशक्ल। व्हाइट टाइगर डॉपलगैंगर व्हाइट टाइगर हत्या का प्रभारी था। एक बार जब व्हाइट टाइगर डॉपलगैंगर सक्रिय हो गया तो इसे नरसंहार की दुनिया को सक्रिय किया जा सकता था। यह कहा जाता था कि जो कोई भी नरसंहार की दुनिया में फंस गया था उसे नरसंहार की दुनिया द्वारा रोक दिया जाएगा और उनकी लड़ाई की ताकत बहुत कम हो जाएगी। जहां तक उस व्यक्ति का सवाल है जिसने नरसंहार की दुनिया को सक्रिय किया था, तो नरसंहार की दुनिया में उनकी लड़ाई की ताकत बहुत बढ़ जाएगी। यदि इसका उपयोग जीवन और मृत्यु की लड़ाई में किया जाता तो इसका प्रभाव स्थिति को उलटने का होता। छठा क्लोन ताओती अवतार था। यह वाह थी कि ताओती एक ड्रैगन का बेटा था। ड्रैगन के 9 बेटे थे, लेकिन 9 बेटे अलग थे। ताओती खाने में कुशल था। एक बार जब ताओती अवतार सक्रिय हो गया तो रुद्रसेन ने चाहे कुछ भी खा लिया हो, इसे अपनी शक्ति में बदला जा सकता था। सातवां क्लोन वॉइड बीस्ट अवतार था। एक बार जब वॉइड बीस्ट अवतार सक्रिय हो गया तो रुद्रसेन स्काई मार्शल कॉन्टिनेंट को भी छोड़ सकते थे और स्टारी स्काई वर्ल्ड में प्रवेश करने के लिए तारों भरे आकाश के माध्यम से यात्रा कर सकते थे। आठवां क्लोन रेडिएंट एंजल अवतार था। यह वह थी कि रेडिएंट एंजल एक देवता था जो निर्णय की शक्ति को नियंत्रित करता था। एक बार जब रेडिएंट एंजल अवतार सक्रिय हो गया तो रुद्रसेन सर्वोच्च निर्णय की शक्ति को नियंत्रित करेगा। नौवां क्लोन फीनिक्स अवतार था। फीनिक्स के पास एक अमर शरीर था। यदि रुद्रसेन ने फीनिक्स अवतार को नियंत्रित किया तो उनके पास एक अमर शरीर होगा। ये 9 सम्राट अवतार थे। प्रत्येक अवतार रुद्रसेन को अतुलनीय शक्ति प्रदान कर सकता था। 9 सम्राट अवतार स्वर्ग विरोधी थे। बेशक 9 सम्राट अवतारों को परिष्कृत करने के बाद उन सभी को खोलना आसान नहीं था। रुद्रसेन को 9 एम्परर सोल फ्रैगमेंट्स खोजने की जरूरत थी। केवल इन आत्माओं के टुकड़ों को निगलकर ही वह 9 सम्राट अवतारों को खोल सकता था। यदि रुद्रसेन गोल्डन विंग्ड रॉक का अवतार खोलते हैं तो उनकी गति गोल्डन विंग्ड रॉक के समान होगी। यदि रुद्रसेन ने फीनिक्स अवतार खोला तो उनके पास एक अमर शरीर होगा। किसी भी क्षमता को स्वर्ग विरोधी कहा जा सकता है। बेशक 9 सम्राट अवतारों का सफल परिष्करण केवल पहला कदम था। इसके बाद 9 सम्राट आत्मा के टुकड़ों को ढूंढना सबसे महत्वपूर्ण बात थी। रुद्रसेन को 9 सम्राटों की आत्मा के टुकड़ों को खोजना था और फिर वह 9 सम्राटों के क्लोन का उपयोग करने में सक्षम होगा। गड़गड़ाहट, वह भयानक आभा उस क्षेत्र में व्याप्त हो गई क्योंकि असीम बेलफुल यिन क्यू एक साथ इकट्ठा हुए। इतनी विशाल आभा स्वाभाविक रूप से अतुलनीय रूप से चौंकाने वाली थी। क्या हो रहा है? अकादमी के कई ऊपरी सोभान चिंतित थे। यहाँ तक कि एकांत में खेती करने वाले बूढ़े पूर्वज भी चिंतित थे। यह पश्चिमी पर्वत है, चलो देखते हैं। स्विश स्विश स्विश, एक के बाद एक आकृतियां पश्चिमी पर्वत की ओर बढ़ीं। धाम, सभी बेलफुल यिनक्यू को 9 सम्राट अवतारों ने खा लिया था। 9 सम्राट अवतारों को सफलतापूर्वक परिष्कृत किया गया था। वे लहराते मानवी कोहरे से बाहर निकले। पूरा पश्चिमी पर्वत इस समय कांप रहा था। हा हा हा, प्राचीन 9 सम्राट अवतार अंततः सफलतापूर्वक परिष्कृत किया जा चुका है। रुद्रसेन हंस पड़े। वापस आओ। उन्होंने 9 सम्राट अवतारों के साथ एक संबंध स्थापित किया। रुद्रसेन की आज्ञा प्राप्त करने पर 9 सम्राट अवतार 9 मानवी लौकिक रोशनियों में बदल गए और रुद्रसेन के डैंटियन में उड़ गए। हम यहाँ और नहीं रह सकते, चलो चलते हैं। कौन बदमाश मेरी वज्राडिक्षा कक्काक्षा अकादमी में उपद्रव पैदा करने की हिम्मत करता है? एक धीमी दहाड़ सुनाई दी। आकाश में एक भयानक आभा भर गई। वज्र दीक्षा अकादमी के पावर हाउस जल्दी से उड़ गए। उनमें से एक से अधिक थे। जाहिर है कि वेस्ट माउंटेन में भारी हंगामे ने वज्र दीक्षा अकादमी के पावर हाउस का ध्यान आकर्षित किया था। उन्होंने सोचा होगा कि एक राक्षसी गुरु ने वेस्ट माउंटेन में घुसपैठ की है। केवल एक राक्षसी कृषक ही लाशों के कब्रिस्तान में दिलचस्पी लेगा। ओह,
रुद्रसेन पश्चिमी पर्वत से बाहर भाग गया। उसने एक लंबी आह भरी। यदि उन्हें वज्र दीक्षा अकादमी के पावर हाउस द्वारा रोक दिया गया होता तो 9 सम्राट अवतारों का उनका शोधन उजागर हो गया होता। जो कोई भी राक्षसी तरीकों का उपयोग करके अवतारों का परिष्कृत करता है उसे मार दिया जाएगा। ये काश्तकारों की दुनिया में एक अलिखित नियम था। अगर उन्हें इन लोगों ने रोक दिया होता तो रुद्रसेन को पता था कि वो मर जाते। गनीमत रही कि वो समय रहते बच गया था। 1 दर्जन से अधिक मजबूत किसान हवा में मंडरा रहे थे। कुछ अपनी उड़ती हुई तलवार पर आए जबकि कुछ अपने जादू के वस्त्र पर आए। ये सभी वज्र दीक्षा अकारिणी के उच्च सोपान थे। उदाहरण के लिए 4 प्रमुख विभागों के वाइस डीन और यहाँ तक कि 4 प्रमुख विभागों के डीन और 4 प्रमुख विभागों के 2 वाइस डीन सभी आ गए थे। क्या बकवास चल रही है? गगन मिश्रा ने गरिमापूर्ण स्वर में पूछा। वाइस प्रिंसिपल वरुण कश्यप ने एक लंबे और हट्टे कट्टे बूढ़े व्यक्ति की ओर देखा और पूछा, बूढ़े नीरज, तुम्हें क्या लगता है? यह बूढ़ा व्यक्ति लॉन्ग रिवर ब्रांच का प्रिंसिपल नीरज सेन था। वे लॉन्ग रिवर ब्रांच का एकमात्र फॉर्मेशन मास्टर भी थे। वज्र देश में कुल 3 फॉर्मेशन मास्टर थे जो उन्नत स्तर तक पहुंच गए थे और नीरज सेन उनमें से एक थे। यहां तक कि रियल वुशु देश के राजसी परिवार भी उनका बेहद सम्मान करते थे। अनगिनत लोग नीरज सेन के शिष्य बनकर आध्यात्मिक व्यू की कला सीखना चाहते थे, लेकिन नीरज सेन ने उन सभी को नकार दिया। यहाँ एक गठन के निशान हैं। जिस व्यक्ति ने गठन की स्थापना की वो संभवतः गठन स्थापित करना नहीं जानता था, इसलिए उसने उनकी नकल करने की कोशिश की लेकिन बुरी तरह विफल रहा। हालांकि मुझे नहीं लगता कि वो एक भव्य गठन स्थापित करना चाहता था, बल्कि उसने यहाँ कुछ भर दिया था। हालांकि भव्य गठन सफलतापूर्वक स्थापित नहीं किया गया था, लेकिन यह पहले से ही पर्याप्त है। फिर से देखें, पश्चिमी पहाड़ों में बैलफुल यिन की मूल रूप से बहुत घना था, लेकिन अब यह बेहद पतला है। तुम्हारा मतलब यह है कि किसी ने इस जगह पर सभी घातक यिनकी को निगलने के लिए किसी अज्ञात नियम का इस्तेमाल किया है? दूसरे वाइस प्रिंसिपल पवन प्रताप ने उदास भाव से पूछा। पर्पल लाइट ब्रांच के प्रिंसिपल अद्वैत सेन ने कहा, क्या ये एक राक्षसी कृषक है जो हमारे पश्चिमी पर्वत में घुसपैठ कर रहा है? केवल एक राक्षसी कृषक ही यहाँ येन ऊर्जा को अवशोषित करने में सक्षम होगा। इनमें निश्चित रूप से हिम्मत है। उन्होंने वास्तव में हमारे पूर्वजों के कब्रिस्तान पर अपनी नजरें स्थापित करने की हिम्मत की। भाग्य से अभी तक मकबरे को नुकसान नहीं पहुंचा है। अभी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राक्षसी कृषकों को कब्र को निशाना बनाने से रोकने के लिए लोगों को वेस्ट माउंटेन पर गश्त लगाने के लिए भेजा जाए। साथ ही हमें यह देखने के लिए शहर में गश्त की संख्या बढ़ाने की जरूरत है कि हमें कोई राक्षसी कृषक मिलता है। यदि हम ऐसा करते हैं तो हमें उन्हें बिना किसी दया के मार देना चाहिए। पतित चंद्र शाखा के प्रधानाचार्य मेघनाथ ने बात की। वाइस डीन वरुण कश्यप ने कहा, हमें इस बारे में सिटी लॉर्ड से बात करने की जरूरत है। अब जब 4 अकेडमियों का टूर्नामेंट नजदीक है तो हम कुछ भी गलत नहीं होने दे सकते। इस समय रुद्रसेन पहले ही अपने निवास पर लौट आए थे। वो स्वाभाविक रूप से नहीं जानता था कि अकेडमी के विशेषज्ञ किस बारे में बात कर रहे थे। बेशक वो ये भी नहीं जानता था कि इस घटना के कारण संघारण शहर में किस तरह का अंतर्धारा बढ़ रहा होगा। लौटने के बाद रुद्रसेन सोने के मूड में नहीं थे। वो लगातार 9 सम्राट अवतार को महसूस कर रहा था। अब जब 9 सम्राट अवतार अपने डंटियन में तैर रहा था तो संत सम्राट की आभा असीम थी। रुद्रसेन ने 9 सम्राट की आत्माओं को उनके क्लोन के साथ संवाद करने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। मुझे 9 सम्राटों की आत्माओं को उनके क्लोन के साथ संवाद करने की आवश्यकता है। इसके बाद मुझे 9 सम्राटों की आत्माओं को खोजने की जरूरत है। भले ही मैं उन सभी को नहीं ढूंढ पाऊंगा, मुझे बस कुछ खोजने की जरूरत है। 9 सम्राट अवतारों में से प्रत्येक के पास अकल्पनीय शक्ति थी। उनमें से किसी एक को सक्रिय करने से स्वर्ग विरोधी क्षमता मिलेगी। रुद्रसेन स्वाभाविक रूप से इसका इंतजार कर रहे थे। समय उड़ गया और पलक झपकते ही ये 4 अकेडमियों का टूर्नामेंट का दिन था। इस दिन संघारण अकेडमी का भीतरी प्रांगण शोर और उत्साह से भरा हुआ था। टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए 2300 से अधिक आंतरिक आंगन के छात्रों ने साइन अप किया था। बेशक अभी भी कुछ 100 लोग थे जिन्होंने अभी तक साइन अप नहीं किया था। उनमें से अधिकतर बाहर थे और समय पर वापस नहीं आए। विवान कुमार उनमें से एक थे। किसी को नहीं पता था कि वो आदमी कहां भाग गया था। रुद्रसेन को आश्चर्य नहीं हुआ कि वो वापस नहीं आया। विवान कुमार ने
वापस लौटने से पहले 1 साल से अधिक समय तक अकेडमी छोड़ी थी। 4 अकेडमियों का टूर्नामेंट संघारण अकेडमी के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना थी। वाइस डीन वरुण कश्यप इसके प्रभारी थे। इसके अलावा 4 अकेडमियों के सभी डीन और वाइस डीन छात्रों की खेती और योग्यता का निरीक्षण करने आए थे। भाई, क्या तुम इसे देखते हो? वो हमारी चांगे शाखा के डीन नीरज सेन हैं। रणधीर चौधरी ने मुख्य मंच पर एक वृद्ध व्यक्ति की ओर इशारा किया। रुद्रा सेन के दिल की धड़कन रुक गई। उन्होंने स्वाभाविक रूप से नीरज सेन के बारे में सुना था। वो वज्र देश में शीर्ष 3 लिंग फॉर्मेशन मास्टर्स में से एक थे। लिंग फॉर्मेशन पर नीरज सेन का शोध पूर्ण तक पहुंच गया था। ऐसा लगता है कि डीन 4 अकेडमियों के टूर्नामेंट को बहुत महत्व देते हैं। वो बाहर से भी वापस आ गए हैं। आखिरकार ये एक टूर्नामेंट है जो हर 3 साल में होता है, रणधीर चौधरी ने कहा। देवियों और सज्जनों, 4 अकेडमियों की महान प्रतियोगिता शुरू होने वाली है। इस बार 4 अकेडमियों की महान प्रतियोगिता को चैलेंज प्रतियोगिता और अंक प्रतियोगिता में विभाजित किया जाएगा। आप शीर्ष 100 छात्रों में से किसी एक को चुनौती दे सकते हैं। यदि आप उन्हें हरा सकते हैं तो आप उन्हें बदल सकते हैं और टॉप 100 में प्रवेश कर सकते हैं। चैलेंज प्रतियोगिता के बाद पॉइंट्स कंपटीशन होगी। मैं चांगे शाखा से दामू को चुनौती देना चाहता हूं। एक छात्र मंच पर कूद पड़ा। उसका नाम जावेद था। कहा जाता था कि उन्होंने हाल ही में बहुत अधिक धन प्राप्त किया था और उनकी साधना का स्तर बहुत बढ़ गया था। जब दामू को चुनौती दी गई तो उसका चेहरा बदसूरत हो गया। दामू चांगे शाखा के 9 टॉप 100 छात्रों में से एक था। वो 97वें स्थान पर थे। उनकी ताकत को कम नहीं आंका जा सकता था। भाई जावेद, कृपया। दामू ने मुट्ठी पर हाथ रख दिया। जावेद और दामू के बीच मारपीट शुरू हो गई। पर्पल लाइट यूनिवर्सिटी का छात्र था जावेद। पर्पल लाइट यूनिवर्सिटी के छात्रों ने जावेद का जयकार किया, जबकि चांगहे ब्रांच के छात्रों ने दामू का जयकार किया। रणधीर चौधरी ने आह भरी। चांगहे शाखा 4 विश्वविद्यालयों में सबसे कमजोर है। शीर्ष 100 में हमारे पास केवल 9 लोग हैं। मेरे और सिस्टर जैस्मिन के अलावा अन्य लोगों को सबसे नीचे स्थान दिया गया है। हमारे पास हाल ही में कोई उत्कृष्ट छात्र नहीं है। मुझे डर है कि पर्पल लाइट यूनिवर्सिटी की रैंकिंग पिछली बार से भी खराब होगी। रुद्र सेन ने कहा, हर कोई सोचता है कि तलवार दांव एक छोटा दांव है, लेकिन वे नहीं जानते कि दुनिया में हजारों दांव हैं, लेकिन वे सभी एक ही गंतव्य की ओर ले जाते हैं। जब तक आप स्वॉर्ड दांव का अभ्यास चरम तक करते हैं, तब तक आप अविश्वसनीय ताकत के साथ विस्फोट कर सकते हैं। ऐसे बहुत से लोग नहीं हैं जो चीजों को आपकी तरह स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, रणधीर ने कहा। मंच पर दामू और जावेद के बीच 100 से अधिक वार हुए। दामू को जावेद में पेट में मुक्का मारा और उसकी शुद्ध कुई तितर-बितर हो गई। वो अब और नहीं लड़ सकता था। मुझे जीतने देने के लिए धन्यवाद। जावेद के चेहरे पर मुस्कान थी। ये एक विजेता का रवैया था। दामू हार गया। उसकी अभिव्यक्ति बेहद उदास थी। उसने अपनी मुट्ठियां पकड़ लीं और नीचे चला गया। भाई बहन, मैंने चांगे शाखा को शर्मिंदा किया है, दामू ने कहा। दामू ने अपराध बोध से कहा। जैस्मिन ने कहा, भाई चिंता मत करो, लड़ाई में जीतना और हारना सामान्य बात है। रणधीर चौधरी ने कहा, यह सही है। इसके अलावा आप ग्रेटर क्यूई परत तक पहुंचने वाले हैं। जब आप ऐसा करेंगे तो आप आकाश में उड़ने में सक्षम होंगे। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। दामू ने मुट्ठियां भींच लीं और चला गया। लोग शीर्ष 100 छात्रों को चुनौती देने के लिए आगे बढ़ते रहे, लेकिन ये स्पष्ट था कि वे सभी हार गए थे। शीर्ष 100 छात्रों में से एक को हराने में बहुत दुर्लभ था। उसी समय सुरेंद्र प्रताप मंच पर कूद पड़े। वो एक मार्शल मास्टर थे और आंतरिक आंगन में 47वें स्थान पर थे। अब जबकि वे मंच पर थे, इससे भारी हंगामा मच गया। सुरेंद्र प्रताप ने चांगहे शाखा की ओर ठंडे भाव से देखा। वो रुद्रसेन के चेहरे पर एक पल के लिए रुका और फिर रुद्रसेन के बगल में मौजूद रणधीर की ओर देखा। सुरेंद्र प्रताप ने कहा, रणधीर, मैं तुम्हें द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती देता हूं। क्या तुमने मुझसे लड़ने की हिम्मत की? बूम! अचानक भीड़ में विस्फोट हो गया। किसी ने नहीं सोचा था कि सुरेंद्र प्रताप रणधीर को चुनौती देंगे, जो आंतरिक आंगन में 19वें स्थान पर था। यह निश्चित रूप से एक शोडाउन होने वाला था। मुझे क्यों डरना चाहिए? रणधीर चौधरी जाहिर तौर पर एक पल के लिए स्तब्ध रह गए और तभी उनके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। वो बाहर कूद गया और मैदान में उतरा। सुरेंद्र प्रताप ने कुछ समय पहले एक अमर उड़ने वाली तलवार प्राप्त की थी और तलवार नियंत्रण तकनीक का अभ्यास किया था, जिससे उनकी साधना में काफी सुधार हुआ था। इस बार सुरेंद्र प्रताप स्वाभाविक रूप से 4 अकादमियों के टूर्नामेंट के दौरान सुधार करना चाहते थे। उसका निशाना रणधीर था।
शीर्ष 20 में शीर्ष 10 बहुत मजबूत थे। सुरेंद्र प्रताप को यकीन नहीं था कि वो शीर्ष 10 को हरा सकते हैं, इसलिए प्रोज और कॉन्स को तौलने के बाद उन्होंने हार मानने का फैसला किया। 11वीं से 20वीं रैंक के छात्र और सुरेंद्र प्रताप 20वीं रैंक वाले सभी छात्र वायलेट लाइट इंस्टीट्यूशन के छात्र थे। स्वाभाविक है कि सुरेंद्र प्रताप अपने साथी शिष्यों के साथ आंतरिक कलह में शामिल नहीं होते थे। इस प्रकार सुरेंद्र प्रताप ने रणधीर को निशाना बनाया। बेशक ताकत के अलावा एक और कारण था। रणधीर और रुद्रसेन बहुत घनिष्ठ थे और प्रताप वंश और रुद्रसेन नश्वर शत्रु थे। सुरेंद्र प्रताप रुद्रसेन से जुड़े किसी भी व्यक्ति को मारने के लिए इंतजार नहीं कर सकते थे। उन्होंने कहा, सुरेंद्र प्रताप ने ओढ़ने वाली तलवार हासिल कर ली है और तलवार नियंत्रण तकनीक विकसित की है। उनकी खेती के आधार में काफी सुधार हुआ है। मुझे आश्चर्य है कि अगर वे रणधीर चौधरी से लड़ेंगे तो कौन जीतेगा। रणधीर की सौर अनंतहीन तलवार पहले ही पूर्णता तक पहुंच चुकी है। सुरेंद्र प्रताप के लिए रणधीर को हराना आसान नहीं होगा, भले ही उसके पास अमर उड़ने वाली तलवार हो। मंच के नीचे कई छात्र उत्साहपूर्वक चर्चा कर रहे थे। मुख्य मंच पर बैठे वज्र दीक्षा अकादमी के उच्च सोपानकों को भी देखा गया। इस लड़ाई को अब तक की चारों अकादमियों में सबसे आकर्षक लड़ाई कहा जा सकता है। स्वाभाविक है कि इसने सभी का ध्यान आकर्षित किया। झपटना केवल सुरेंद्र प्रताप को चलते हुए देखने के लिए। उनकी आकृति एक भूत की तरह थी, तेजी से मंच पर चमक रही थी। वो बाएं और दाएं अनियमित और अप्रत्याशित चला गया। भूतिया कदम, कई लोग आश्चर्य से चिल्ला उठे। भूतिया कदम संघारण सिटी में प्रसिद्ध था। भूतिया कदम प्रताप कबीले द्वारा पारित गुप्त तकनीकों में से एक थी, जो सवरपुर शहर के 10 महान कुलों में से एक था। यह एक मिस्टिक वर्ग की आंदोलन तकनीक थी। एक बार इस्तेमाल करने के बाद किसी की हरकतें भूत की तरह होती थीं। अधिकांश लोग प्रहार करने से पहले प्रतिद्वंदी के फिगर को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाएंगे। सुरेंद्र प्रताप तेजी से रणधीर के चारों ओर घूम रहे थे। उसकी गति इतनी तेज थी कि वो वास्तव में बाद की छवियों को पीछे छोड़ गया। स्वर्ग, सुरेंद्र प्रताप कौन सा है? ये बहुत तेज है। मैं ये भी नहीं बता सकता कि सुरेंद्र प्रताप का असली शरीर कौन सा है। आसपास के माहौल में चर्चाएं शुरू हो गई। सुरेंद्र प्रताप के भूतिया कदम की ताकत से कई लोग चौंक गए थे। ये वास्तव में उनकी व्याख्याओं से आगे निकल गया था। छोटे भाई, तुम क्या सोचते हो? जावेद काई ने चिंतित होकर रुद्रसेन की ओर देखा। मनोहर के चेहरे पर भी चिंता का भाव था। उन्होंने कहा, यह सुरेंद्र प्रताप वास्तव में दुर्जय हैं। सीनियर ब्रदर रणधीर, आपके लिए उसे निपटना आसान नहीं होगा। रुद्रसेन ने कहा, रणधीर 1 लाख से अधिक छात्रों के बीच खड़े होने और आंतरिक अदालत के शीर्ष 20 में प्रवेश करने में सक्षम था। वह इतनी आसानी से कैसे पराजित हो सकता है? रुद्रसेन की आवाज गिर गई। धमाका। मंच पर एक अतुलनीय हिंसक टक्कर की आवाज सुनाई दी। सभी ने देखा कि रणधीर ने सुरेंद्र प्रताप के असली शरीर को बंद कर दिया था और मुक्का मारा था। सुरेंद्र प्रताप अचंभित रह गए। उसने रणधीर के हमले का अपनी मुट्ठी से मुकाबला किया और रणधीर से जमकर टकरा गया। आपका सच में? जब दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए तो सुरेंद्र प्रताप को रणधीर के मुक्के से पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। कई लोग चौंक गए, लेकिन साथ ही उन्होंने भावना से आह भरी। रणधीर वास्तव में आंतरिक दरबार के शीर्ष 20 प्रतिभाओं में से एक होने के योग्य थे। वो सुरेंद्र प्रताप के भूतिया कदमों के माध्यम से देखने में सक्षम था। इसके अलावा वो एक ही मुक्के से सुरेंद्र प्रताप के भूतिया कदमों को तोड़ने में सक्षम था। अपने हमले में सफल होने के बाद रणधीर तेजी से आगे बढ़े। रणधीर युद्ध में बेहद अनुभवी थे, इसलिए वो स्वाभाविक रूप से डूबते हुए कुत्ते को पीटने के सिद्धांत को समझते थे। वो सुरेंद्र प्रताप को जवाबी कार्रवाई का कोई मौका नहीं देते हुए आगे बढ़ता गया। उसने सुरेंद्र को पूरी तरह से दबा दिया। सुरेंद्र प्रताप इस हद तक दबा दिया गया कि वो केवल अपना बचाव कर सकते थे। उसके पास जवाबी कार्रवाई करने की बिल्कुल भी क्षमता नहीं थी। एक पल के लिए वो बेहद शोचनीय स्थिति में था। अच्छा काम। बड़े भाई रणधीर शक्तिशाली हैं। चौधरी शाखा के छात्रों ने जोर से जयकारा किया। रुद्रसेन ने कहा कि सुरेंद्र के सबसे शक्तिशाली तकनीक उनकी उड़ने वाली तलवार तकनीक है। वरिष्ठ भाई रणधीर, यदि अब सुरेंद्र प्रताप को ऊर्जा के झोंके में हरा देते हैं और उसे अपनी उड़ती तलवार का उपयोग करने का समय नहीं देते हैं, तो आप इस लड़ाई को जीत लेंगे। अगर सुरेंद्र प्रताप लड़ने के लिए अपनी उड़ती तलवार का इस्तेमाल करते हैं तो यह परेशानी होगी। जैस्मिन ने सिर हिलाया और कहा, यह सही है। उड़ती तलवारें दूर से ही दुश्मनों को मार सकती हैं। ये वास्तव में परेशानी भरा है। रणधीर को जाहिर तौर पर यह बात समझ में आ गई थी, इसलिए वो सुरेंद्र प्रताप पर हमला करता रहा। वो उसे पूरी तरह से हराना चाहता था। सुरेंद्र खतरे से घिरा हुआ था और वो ढहने के कगार पर था। जैसे ही रणधीर जीतने वाले थे, सुरेंद्र प्रताप ने अचानक एक ताबीज निकाल लिया। वो ताबीज प्रकाश की गेंद में बदल गया और रणधीर की ओर टूट पड़ा। अच्छा नहीं है, ये एक जादुई ताबीज है। बड़े भाई रणधीर, सावधान रहो। कई चौधरी शाखा के छात्र शोर मचाकर चिल्ला उठे। जादुई ताबीज आध्यात्मिक संरचनाओं के मास्टर द्वारा खींचे गए ताबीज थे। उनके पास अत्यंत शक्तिशाली विनाशकारी शक्ति थी।
एक बार जब एक आग का गोला ताबीज सक्रिय हो जाता है तो इससे उत्पन्न प्रकाश की गेंद तुरंत 1000 मीटर ऊंचे पहाड़ को जमीन पर गिरा सकती है। ये स्पष्ट कर कि यह ताबीज कितना शक्तिशाली है। घृणित और बेशर्म, कई लोगों ने सुरेंद्र को शाप दिया। हालांकि 4 अकादमियों का ग्रैंड टूर्नामेंट किसी की क्षमता पर निर्भर करता था। ऐसे कोई नियम नहीं थे जो जादुई तावीजों के उपयोग को मना करते थे। हालांकि जादुई तावीजों का उपयोग करना घृणित था, फिर भी यह नियमों के भीतर था। रणधीर के हाव-भाव थोड़े बदल गए, लेकिन उनकी प्रतिक्रिया बेहद तेज थी। रणधीर बाई ओर चले गए। प्रकाश का गोला रणधीर के शरीर के पास से उड़ गया, फिर अचानक हवा में विस्फोट हो गया। एक हीट वेव बह गई। आग के गोले के विस्फोट से निकलने वाली ऊर्जा से पृथ्वी हिंसक रूप से कांप उठी। हालांकि रणधीर समय पर चकमा दे गया और प्रकाश के गोले का विस्फोट उसे नुकसान पहुंचाने में असमर्थ था। सनसनाहट, शून्य में एक ठंडी रोशनी चमकी और एक उड़ती हुई तलवार तेजी से उड़ गई, रणधीर की ओर फिसल गई। उड़ती हुई तलवार इतनी तेज थी कि लोगों के लिए प्रतिक्रिया करना लगभग असंभव था। कई लोगों के हाव भाव बहुत बदल गए। अमर उड़ती हुई तलवारें दूर से ही लोगों को मार सकती थीं। एक बार उड़ती हुई तलवार का इस्तेमाल करने के बाद खून जरूर बहा दिया जाएगा। कई लोगों को रणधीर की चिंता होने लगी। ग्रेट सन रिवर। उसी समय रणधीर ने एक लंबी दहाड़ निकाली, अपनी तलवार निकाली और बाहर निकल गया। घड़ा घड़ा आना। शून्य में एक लंबी नदी दिखाई दी जो स्वर्ग और पृथ्वी से होकर बहती थी। लंबी नदी के अंत में एक महान सूर्य धीरे धीरे उतरा, मानो सूर्य डूब रहा हो। उड़ती हुई तलवार जो शून्य से नीचे गिर रही थी, वास्तव में मध्य हवा में विशाल सूर्य द्वारा दबा दी गई थी, बिल्कुल भी हिलने में असमर्थ थी। क्या एक महान महान सूर्य नदी तलवार तकनीक, वरिष्ठ भाई रणधीर की तलवार तकनीक दुनिया में अद्वितीय है। उन्होंने सीधे सुरेंद्र प्रताप की तलवार नियंत्रण तकनीक को तोड़ दिया। एक छात्र ने सुखद आश्चर्य से कहा। चौधरी शाखा के छात्र छात्राओं ने जयकारा लगाया। रुद्रसेन ने सिर हिलाया। रणधीर वास्तव में शक्तिशाली था। जब तक वह सुरेंद्र प्रताप की उड़ती तलवार पर कब्जा कर लेता, तब तक सुरेंद्र प्रताप निश्चित रूप से पराजित हो जाते। रणधीर आगे बढ़ा, महान सूर्य द्वारा दबाई गई उड़ती तलवार को पकड़ लिया। उस समय सुरेंद्र प्रताप के चेहरे पर एक भयानक मुस्कान दिखाई दी। सनसनाहट, एक दूसरी ठंडी रोशनी आकाश में उड़ गई, रणधीर की ओर बढ़ रही थी। क्या क्या कोई दूसरी उड़ती तलवार है? कई लोग आश्चर्य से चिल्लाए। किसी को ये जानना था कि अमर उड़ने वाली तलवारें अमूल्य थी। वज्र दीक्षा अकेडमी के कई उच्च क्षेत्रों में एक नहीं था। फिर भी सुरेंद्र प्रताप के पास 2 उड़ती हुई तलवारें थी। ये तो अकल्पनीय था। मुख्य मंच पर वापस उपराष्ट्रपति पवन प्रताप के चेहरे पर मुस्कान का निशान दिखाई दिया। ये व्यक्ति बाई हाउस का सदस्य भी था, एक बुजुर्ग जो इंपीरियल अकेडमी के भीतर एक महत्वपूर्ण पद पर था। जहां तक दूसरी उड़ती हुई तलवार की बात है, तो ये प्रतियोगिता से पहले पवन प्रताप ने सुरेंद्र प्रताप को दी थी। हम्फ, लॉन्ग रिवर ब्रांच अकेडमी के प्रिंसिपल नीरज सेन और लॉन्ग रिवर ब्रांच अकेडमी के वाइस प्रिंसिपल गोंग यांग मिंग दोनों ने ठंडी खराटे लिए। बेशक उन्होंने दूसरी उड़ती हुई तलवार की उत्पत्ति को पहचाना, लेकिन सहकर्मियों के रूप में अपने संबंधों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने पवन प्रताप का नाम नहीं लिया। अच्छा नहीं है, सीनियर ब्रदर रणधीर खतरे में है। दूसरी उड़ती हुई तलवार को देखकर रुद्रसेन का चेहरा थोड़ा बदल गया। दूसरी उड़ती हुई तलवार तेजी से पलट गई, जिससे रणधीर को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा, लेकिन पहले ही बहुत देर हो चुकी थी। कश, दूसरी उड़ती तलवार में रणधीर की बारी पसलियों पर एक बड़ा घाव छोड़ दिया। रणधीर चौधरी को उड़ते ही खून बह निकला। वो तलवार से गंभीर रूप से घायल हो गया था। वो अपने शरीर को नियंत्रित नहीं कर सकता था और जमीन पर गिर पड़ा। धिक्कार है, ये सुरेंद्र प्रताप बहुत नीच है। उन्होंने प्रतियोगिता से पहले अपने परिवार से दूसरी उड़ने वाली तलवार उधार ली होगी। बड़े भाई रणधीर का नुकसान बहुत अन्यायपूर्ण है। चौधरी शाखा के सभी छात्र धार्मिक आक्रोश से भर गए थे। मूल रूप से सभी ने सोचा था कि लड़ाई खत्म हो गई है। आखिरकार रणधीर चौधरी घायल हो गए थे और उनके पास लड़ने की ताकत नहीं थी। हालांकि किसी को उम्मीद नहीं थी कि सुरेंद्र प्रताप का रुकने का कोई इरादा नहीं होगा। वो रणधीर की ओर टूट पड़ा। हवा में रणधीर पूरी तरह से एक जिंदा निशाना बन चुका था। सुरेंद्र प्रताप का इरादा रणधीर को इतनी आसानी से जाने देने का नहीं था। चूंकि वो रणधीर को पहले ही हरा चुके हैं, इसलिए सुरेंद्र प्रताप ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि इस प्रतियोगी को वापसी करने का मौका ना मिले। हालांकि वो रणधीर को नहीं मार सकता, लेकिन क्या हुआ अगर वो रणधीर को कुछ और बार काट सके? किसी भी मामले में तलवारों और कृपाणों की आंखें नहीं होती। ये सबसे अच्छा होगा अगर वो रणधीर के मेरिडियन को घायल करने के लिए तलवार की का उपयोग कर सके और भविष्य में उसकी प्रगति करना मुश्किल बना सके।
उस समय रणधीर अब उन्हें चुनौती नहीं दे पाएंगे। ये कहना होगा कि सुरेंद्र प्रताप काफी भयानक थे। ये सिर्फ एक प्रतियोगिता थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। रणधीर को भविष्य में चुनौती देने से रोकने के लिए वो रणधीर को अपंग करना चाहता था। सुरेंद्र प्रताप क्या कर रहे हैं? डैम, सुरेंद्र प्रताप बहुत नीच है। बड़े भाई रणधीर पहले से ही घायल हैं और वो अभी भी उन पर हमला करने के लिए उड़ती तलवार का उपयोग कर रहे हैं। चौधरी शाखा के विश्वविद्यालय के सभी छात्र नाराज थे। सुरेंद्र प्रताप के चेहरे पर एक भयावह मुस्कान भर गई। उसने रणधीर पर वार करने के लिए उड़ती तलवार को नियंत्रित किया। जैसे ही रणधीर के शरीर पर तलवार पड़ने वाली थी, अचानक एक आकृति प्रकट हो गई। एक बात की छवि जो बिजली की तरह तेज थी, अखाड़े पर चमक उठी। ये जूनियर भाई रुद्रसेन हैं। जावेद छिली और अन्य लोग घबराकर चिल्लाए। रुद्रसेन ने रणधीर की उड़ती तलवार को रोक दिया। उसने अपनी दाहिनी मुट्ठी को उठाया और सुरेंद्र प्रताप की उड़ती तलवार की ओर मुक्का मारा। एक मुट्ठी ने एक उड़ती हुई तलवार को हिला दिया था। सभी की आंखें खुली हुई थीं। वे ऐसे लग रहे थे जैसे उन्होंने कोई भूत देखा हो। बूढ़ा नीरज, वो लड़का रुद्रसेन है, गगन मिश्रा ने नीरज सेन से कहा। ओह, वो रुद्रसेन है, रोचक। नीरज सेन ने रुद्रसेन को दिलचस्पी से देखा। रुद्रसेन की मुट्ठी कठोर ऊर्जा से घिरी हुई थी। झनझनाना। उसने उड़ती तलवार पर मुक्का मारा। सुरेंद्र प्रताप की उड़ती हुई तलवार को रुद्रसेन के मुक्के से उड़ते हुए भेजा गया था। क्या लड़का है, रुद्रसेन इतना मजबूत है? कई लोग घबराकर चिल्लाने लगे। रुद्रसेन ने रणधीर का समर्थन किया और चिंता के साथ पूछा, वरिष्ठ भाई, क्या आप ठीक हैं? चिंता मत करो, मैं नहीं मरूंगा, रणधीर ने पीले चेहरे के साथ कहा। बड़े भाई, जाओ और अपनी चोटों का इलाज करो, बाकी मुझ पर छोड़ दो। मैं इस आदमी को उसके घृणित कार्यों का भुगतान करूंगा। रुद्रसेन के हाव भाव बर्फ ठंडे थे। रुद्रसेन, रुद्रसेन, तुमने मुझे नहीं खोजा, लेकिन तुम यहां मरने के लिए आ गए हो। सुरेंद्र प्रताप के चेहरे पर एक भयावह भाव भराए थे। उन्हें और रुद्रसेन को एक संकरी सड़क पर दुश्मन कहा जा सकता है। उनके बीच नफरत और भी गहरी होती जा रही थी। रुद्रसेन ऊपर जा रहा है। रुद्रसेन पागल है, वह सुरेंद्र प्रताप की बराबरी कैसे कर सकते हैं? हाँ, ऐसा लगता है जैसे वो सिर्फ मौत को दावत दे रहा है। कई लोग उत्साहपूर्वक चर्चा कर रहे थे। रुद्रसेन की जीत की संभावना को लेकर लगभग कोई भी आशावादी नहीं था। आखिरकार सुरेंद्र प्रताप एक मार्शल मास्टर थे। जहां तक रुद्रसेन का सवाल है, हालांकि उन्हें एक प्रतिभावान व्यक्ति के रूप में जाना जाता था, लेकिन उन्होंने केवल थोड़े समय के लिए ही खिलचिवेट किया था। उनके लिए सुरेंद्र प्रताप के खिलाफ लड़ना आसान नहीं होगा। बेशक सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि सुरेंद्र प्रताप दो उड़ती तलवारों को नियंत्रित कर रहे थे। यहां तक कि रणधीर जैसे ताकतवर व्यक्ति को भी सुरेंद्र प्रताप ने हरा दिया था। रुद्रसेन सुरेंद्र प्रताप से कैसे लड़ सकते हैं? एक पल में मंच के नीचे की भीड़ उत्साहपूर्वक चर्चा कर रही थी। अकेडमी के उच्च अधिकारी जो मुख्य मंच से लड़ाई देख रहे थे, उन्होंने भी देखा था। वो व्यक्ति रुद्रसेन है। भीड़ में एक लंबे और मजबूत युवक ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाई। वो व्यक्ति अंबरवीर था, जो आंतरिक आंगन में दूसरे स्थान पर था। उसकी ताकत अथाह थी। ये सही है वरिष्ठ, अंबरवीर के बगल में एक छात्र ने कहा। उसके पास कुछ हिम्मत है। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने अंबरवीर पर हमला करने की हिम्मत की। हालांकि हमें अभी भी देखना होगा कि क्या वो सुरेंद्र प्रताप को हरा सकते हैं। अगर वो सुरेंद्र प्रताप को भी नहीं हरा सकते, तो उनके पास मेरा प्रतिद्वंदी बनने की योग्यता नहीं है। अंबरवीर के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान उभर आई। मंच पर रुद्रसेन ने सुरेंद्र प्रताप की ओर देखा और उपहास किया। आपके लिए आत्मसंतुष्ट होना जल्दबाजी है। हम अभी भी नहीं जानते कि विजेता कौन होगा। क्या ऐसा हो सकता है कि आपको लगता है कि आप मुझे हरा सकते हैं? कितना हास्यास्पद है। मुझे तुम्हें हराने के लिए अपनी उड़ती तलवारों का उपयोग करने की भी आवश्यकता नहीं है। नहीं, अधिक सटीक रूप से कहें तो मैं आपको एक हाथ से हरा सकता हूं। सुरेंद्र प्रताप के चेहरे पर तिरस्कार भर गया। उसने तुरंत अपनी उड़ती तलवारें दूर रख दीं। देखने वाले छात्रों और यहां तक कि अकेडमी के उच्च अधिकारियों ने भी नहीं सोचा था कि सुरेंद्र प्रताप अहंकारी थे। सुरेंद्र प्रताप एक मार्शल मास्टर थे। मार्शल वॉरियर कल्टीवेटर रुद्रसेन से निपटना क्या केक का टुकड़ा नहीं था? झपट्टा मारना। सुरेंद्र प्रताप रुद्रसेन की ओर दौड़ते हुए आगे बढ़े। उसकी आंखों में एक ठंडी रोशनी थी। सुरेंद्र प्रताप ने सीधे ड्रैगन सोअरिंग 9 हेवेंस का इस्तेमाल किया और रुद्रसेन की ओर बढ़ गए। उसने अपने शरीर को घुमाया और अपनी बाहों के माध्यम से बल लगाया। वो एक विशाल अजगर की तरह था, अपने शरीर को झूलता हुआ और फिर अचानक भयानक शक्ति के साथ फूट पड़ा। बूम!
हवा में एक विस्फोटक आवाज सुनाई दी। इससे देखा जा सकता था कि सुरेंद्र प्रताप का हमला कितना भयानक था। मुझे डर है कि रुद्रसेन सुरेंद्र प्रताप के एक भी हमले का सामना नहीं कर पाएंगे, है ना? ये सही है। सुरेंद्र प्रताप की ताकत के साथ रुद्रसेन से निपटना केक का टुकड़ा होगा। कई छात्र जीवंत रूप से चर्चा कर रहे थे। सभी को लगा कि ताकत में भारी असमानता की इस लड़ाई में कोई सस्पेंस नहीं है। यहां तक कि जैस्मिन और अन्य लोगों ने भी भौहें चढ़ा दी। आखिरकार सुरेंद्र प्रताप की ताकत को वास्तव में कम करके नहीं आंका जाना था। इस समय रुद्रसेन ने अपनी चाल चली। उसने अपनी दाहिनी मुट्ठी उठाई और सुरेंद्र प्रताप की ओर मुक्का मारा। बैंग! रुद्रसेन और सुरेंद्र प्रताप जमकर टकरा गए। वो अत्याचारी शक्ति अचानक फट गई, जिससे जमीन थोड़ी कांपने लगी। सभी ने देखा कि रुद्रसेन अपनी मूल स्थिति में खड़े थे, 1 इंच भी नहीं हिल रहे थे, जबकि सुरेंद्र प्रताप वास्तव में लगातार पीछे हटने के लिए मजबूर थे। ये कैसे संभव है? एक के बाद एक अविश्वास की चीखें गूंजने लगी। सभी ने रिंग में हैंडसम युवक को अपनी आंखों में आश्चर्य से देखा। सुरेंद्र प्रताप वज्रदीक्षा अकेडमी के प्रसिद्ध विशेषज्ञ थे। वो तीसरे आकाश में एक शक्तिशाली मार्शल मास्टर था और उसकी ताकत 2 मिलियन किलोग्राम तक पहुंच गई थी। हालांकि जब वो रुद्रसेन से भिड़ गए तो वो नुकसान में थे। ये बिल्कुल अविश्वसनीय था। डीन, आप इस बच्चे के बारे में क्या सोचते हैं? गगन मिश्रा एक पल के लिए स्तब्ध रह गए, फिर मुस्कुराए और अपने बगल में नीरज सेन को देखा। नीरज सेन ने जवाब दिया, काफी दिलचस्प, देखते रहें। युद्ध के मंच पर विश्वविद्यालयों के उच्च अधिकारियों के भाव सभी अलग अलग थे। लॉन्ग रिवर के उच्च अधिकारी खुश दिख रहे थे, जबकि अन्य 3 विश्वविद्यालयों के उच्च अधिकारी उदास लग रहे थे। अगर रुद्रसेन उनके विश्वविद्यालयों में शामिल हो गए होते तो ये कितना अच्छा नहीं होता। केवल वाइस डीन पवन प्रताप का चेहरा बहुत बदसूरत था। क्योंकि वो प्रताप हाउस से थे, इसलिए उन्हें स्वाभाविक रूप से उम्मीद थी कि रुद्रसेन को हराने के लिए सुरेंद्र प्रताप होंगे। रुद्रसेन ने सुरेंद्र प्रताप को पीछे हटने के लिए मजबूर किया। वो रुका नहीं, वो तेजी से सुरेंद्र प्रताप की ओर बढ़ गया। वो और करीब आ रहा था। वर्तमान में रुद्रसेन की ताकत 12,80,000 किलोग्राम तक पहुंच गई थी। जब उसने अपने पृथ्वी स्तर के कौशल विस्फोट मुट्ठी का उपयोग किया तो वो पूरी तरह से अपने प्रतिद्वंदी के स्तर को पार कर सकता था। सुरेंद्र प्रताप को दबा पाना कोई मुश्किल बात नहीं थी। रुद्रसेन ने एक बार फिर मुक्का मारा। हड़बड़ी में सुरेंद्र प्रताप ने एक हथेली पर प्रहार किया और दूसरी बार रुद्रसेन से टकरा गए। इस बार सुरेंद्र प्रताप की हालत पहली बार से भी बदतर रही। रुद्रसेन के मुक्के से उन्हें सीधी दर्जनों मीटर दूर उड़ते हुए भेज दिया गया और एक धड़ाम से जमीन पर गिर गए। उनके बाल बिखरे हुए थे। ये असली नहीं हो सकता, ये असली नहीं हो सकता, मैं आपसे कैसे हार सकता हूं? सुरेंद्र प्रताप ये सब स्वीकार नहीं कर सकते थे। अभी एक मौके पहले उन्होंने कहा था कि वो एक हाथ से रुद्रसेन से निपट सकते हैं, लेकिन अब वो रुद्रसेन द्वारा इस हद तक दबाए जा रहे थे कि वो वापस लड़ भी नहीं सकते थे। ये बस एक तमाचा था। सुरेंद्र प्रताप पहले से ही उन्मादी हो चुके थे। जल्दी से जमीन से ऊपर चढ़ते हुए उन्होंने एक उड़ती तलवार को बुलाया और रुद्रसेन की ओर दौड़े। अच्छा नहीं है, एक और उड़ने वाली तलवार। इस सुरेंद्र प्रताप के पास 2 उड़ने वाली तलवारें हैं। रणधीर चौधरी सुरेंद्र प्रताप से ऐसे ही हार गए। मुझे डर है कि रुद्रसेन 2 उड़ती तलवारों के हमले का सामना नहीं कर पाएंगे। कई लोग घबराकर चिल्लाने लगे। सुरेंद्र प्रताप एक ही समय में 2 उड़ने वाली तलवारों को नियंत्रित कर सकते थे, लेकिन घातकता बेहद भयानक थी। सभी ने इसे पहले ही देख लिया था। 2 उड़ती हुई तलवारें रुद्रसेन की ओर लगीं, एक आगे और एक पीछे। उस समय रुद्रसेन पीछे नहीं हटे, इसके बजाय वो आगे बढ़े और उड़ती हुई तलवार को मुक्का मारा। कई लोग आश्चर्य से चिल्लाए, क्या रुद्रसेन मरना चाहते हैं? वो 2 उड़ने वाली तलवारों को रोकने के लिए अपने मांस और खून का उपयोग कर रहा है। क्या उसे लगता है कि उसका मांस और खून उड़ने वाली तलवारों की शक्ति का सामना कर सकता है? भीड़ की नजर में रुद्रसेन की हरकतें आत्महत्या के बराबर थीं। उस पल सुरेंद्र प्रताप की 2 उड़ती हुई तलवारें रुद्रसेन की ओर लगीं। कठोर शक्ति। रुद्रसेन धीमी आवाज में चिल्लाया और प्राचीन ड्रैकोफेंट स्ट्रेंथ को प्रसारित किया। प्राचीन ड्रैकोफेंट स्ट्रेंथ तुरंत फूट पड़ी। रुद्रसेन ने सुरेंद्र प्रताप की उड़ती तलवार पर मुक्का मारा। झनझनाना। सुरेंद्र प्रताप की उड़ती तलवार और रुद्रसेन जमकर टकरा गए। प्राचीन कठोर शक्ति तुरंत सुरेंद्र प्रताप की उड़ती हुई तलवार में डाल दी गई। सुप्रशिक्षित। सुरेंद्र प्रताप की उड़ती तलवार असल में रुद्रसेन के मुक्के से टूट गई थी। इसके तुरंत बाद रुद्रसेन ने अपनी मुट्ठी उठाई और दूसरी तलवार पर मुक्का मारा। सुप्रशिक्षित। दूसरी उड़ती तलवार भी रुद्रसेन के मुक्के से टूट गई। क्या ये वास्तविक नहीं हो सकता? कई लोग आश्चर्य से चिल्लाए। हर कोई ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने कोई भूत देखा हो। 2 घूंसे। रुद्रसेन ने वास्तव में सुरेंद्र प्रताप की 2 उड़ती तलवारें तोड़ दीं। ये बहुत अकल्पनीय था। बेशक इन लोगों को नहीं पता था कि रुद्रसेन के प्राचीन ड्रैकोफेंट फॉर्मूले ने
प्राचीन रेकोफेंट फॉर्मूला की ताकत को संघनित कर दिया था। इसमें एक राक्षसी विनाशकारी शक्ति थी। साधारण उड़ने वाली तलवारें चिंता की कोई बात नहीं थीं, यहां तक कि पौराणिक खजाने को भी नष्ट किया जा सकता है। झपट्टा मारना। इससे पहले कि सुरेंद्र प्रताप अपने सदमे से उभर पाते, रुद्रसेन पहले ही सुरेंद्र प्रताप के सामने आ चुके थे और उन्होंने सुरेंद्र प्रताप को मुक्का मारा। एक जोरदार धमाके के साथ सुरेंद्र प्रताप को रुद्रसेन ने उड़ाते हुए भेज दिया। हवा में ही सुरेंद्र प्रताप ने मुंह से खून उगल दिया। उन्हें रुद्रसेन ने मंच से बाहर उड़ते हुए भेजा और बेहोश होकर जमीन पर गिर गए। सुरेंद्र प्रताप को रुद्रसेन ने तुरंत मार डाला। पूरा प्लाजा मौत की तरह खामोश था। किसी ने नहीं सोचा था कि 2 उड़ती तलवारों को नियंत्रित करने वाले सुरेंद्र प्रताप इतनी बुरी तरह हार जाएंगे। एक उड़ती हुई तलवार को मुट्ठी से तोड़ना, वो छोटा आदमी अविश्वसनीय है, गगन मिश्रा ने मुस्कुराते हुए कहा। हा 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 हा, ऐसा लगता है कि हमारी चौधरी शाखा में एक राक्षसी प्रतिभा है, नीरज सेन ने मुस्कुराते हुए कहा। जब रुद्रसेन को अंबरवीर को हराते हुए देखने के सदमे से भीड़ अभी भी उभर रही थी, एक सिलवट युद्ध के मंच पर कूद गया। अंबरवीर? जैस्मिन और अन्य लोग युद्ध के मंच पर सिलवट को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। अंबरवीर भीतरी आंगन का दूसरा सबसे मजबूत शिष्य था। कहा जाता था कि वह मार्शल मास्टर लेयर की 5वीं आकाशीय परत तक टूट गया था। उनका पंच 10 मिलियन किलोग्राम तक पहुंच सकता था। जब उन्होंने अंबरवीर को देखा तो रुद्रसेन ने भौं चढ़ाई और कहा, भाई अंबरवीर, क्या आप मुझे चुनौती देना चाहते हैं? अंबरवीर ने कहा, तुमने मेरे छोटे भाई को अपमानित किया। क्या यह सच है? यह जोरावर है ना? उसने इसे अपने ऊपर लाया। रुद्रसेन ने अपनी भौं उठाई और उदासीनता से कहा, अगर तुम मुझसे माफी मांगोगे तो मैं इस मामले को भूल जाऊंगा और तुम्हें माफ कर दूंगा, अंबरवीर ने उदासीनता से कहा। कई लोग हैरान रह गए। इसलिए रुद्रसेन और यादव परिवार के बीच टकराव हो गया था, जिसके कारण अंबरवीर ने हमला किया था। हर कोई यह देखने के लिए उत्सुक था कि रुद्रसेन क्या करेंगे। माफी मांगेंगे या लड़ेंगे? अगर उन्होंने माफी मांगी तो वह चेहरा खो देंगे। अगर वे लड़े, भले ही रुद्रसेन बहुत मजबूत थे, लेकिन किसी को विश्वास नहीं था कि रुद्रसेन अंबरवीर को हरा सकते हैं। कितनी हास्यपद बात है। जोरावर यादव महज 10 लाख टैलन में मेरी खून की गोली खरीदना चाहता था और अब यह मेरी गलती है। इसके अलावा यदि तुम मुझे हराना चाहते हो तो यह इतना आसान नहीं होगा। मैंने सुना है कि तुम लंबे समय से अपनी साधना को प्रशिक्षित करने के लिए शक्ति दानव देवता का उपयोग कर रहे हो। चूंकि तुम लड़ना चाहते हो तो लड़ो, मुझे देखने दो कि तुम कितने मजबूत हो, रुद्रसेन ने ठंडे स्वर में कहा। जब रुद्रसेन ने बात समाप्त की तो उनके शरीर से एक राक्षसी युद्ध ऊर्जा निकली। अंबरवीर ने ठंड से सूंघा। वह एक क्रूर बाघ की तरह बाहर कूद गया और रुद्रसेन की ओर मुक्का मारा। रुद्रसेन के चेहरे पर स्वाभाविक रूप से कोई डर नहीं था। उसने भी अपनी मुट्ठी चमकाई और रुद्रसेन की ओर बढ़ गया। धमाका। रुद्रसेन और अंबरवीर जमकर टकरा गए। एक झटके में रुद्रसेन को एक ऐसी ताकत का एहसास हुआ जो पहाड़ों को गिरा सकती है और समुद्र को उनके शरीर में प्रवेश कर सकती है। वो भयानक शक्ति उसके शरीर के सभी जीवन को तुरंत नष्ट करने वाली थी। रुद्रसेन का शरीर 10 मीटर से अधिक पीछे उड़ गया। अंबरवीर बहुत मजबूत है। उसने लिनफेंग को पूरी तरह से कुचल दिया। इस लड़ाई में कोई सस्पेंस नहीं था। वज्र दीक्षा अकेडमी में कोई भी अंबरवीर के लिए मैच नहीं है, सिवाय उस सनकी के जो नंबर 1 स्थान पर है। कुछ छात्र आपस में चर्चा कर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने पहले स्थान पर रहने वाले सनकी का उल्लेख किया तो उनकी आवाज बहुत नर्म हो गई। जाहिर है वो अस्तित्व से बेहद डरता था। मैंने अपनी ताकत का केवल 30% उपयोग किया है और आप पहले से ही इसे नहीं ले सकते। तुम बहुत कमजोर हो। मैंने आपको पहले कम आंका था। अंबरवीर के होंठ एक तिरस्कारपूर्ण मुस्कान में बदल गए। आपने अपनी ताकत का 30% उपयोग किया है। अभी अभी मैंने अपनी ताकत का केवल 10% उपयोग किया है। रुद्रसेन के होंठ थोड़े मुड़ गए। अब भी तुम इतने जिद्दी हो? चूंकि ऐसा है, मैं तुम्हें अपने पैरों के नीचे पूरी तरह से रौंद दूंगा, अंबरवीर ने बहुत सहज भाव से कहा। रुद्रसेन को हराना उनके लिए एक महत्वहीन मामला लग रहा था। रुद्रसेन भी अंबरवीर की ओर बढ़ने की पहल करते हुए आगे बढ़े। भन भन भन, उसकी पीठ पर लंबी तलवार खोल दी गई थी और रुद्रसेन ने उसे अपने हाथ में पकड़ लिया। रुद्रसेन ने सीधे सन शॉट तकनीक का इस्तेमाल किया और अंबरवीर की ओर बढ़ गया।
चाहे तुम किसी भी हथियार का उपयोग करो, वो मेरे सामने बेकार है। अंबरवीर रुद्रसेन का बहुत तिरस्कार करता था। उसने एक हलबर्ड निकाला, उसे अपने हाथ में पकड़ लिया और उसे रुद्रसेन की ओर वार किया। क्लैंग क्लैंग क्लैंग, रुद्रसेन ने अपनी तलवार लहराई और अंबरवीर से टकरा गए। हवा में तलवार की सभी दिशाओं में निकल गई। इसकी शक्ति आश्चर्यजनक थी, लेकिन यह सब अंबरवीर के हलबर्ड द्वारा अवरुद्ध हो गई। धधकते सूर्य का उदय, रुद्रसेन ने गहरी आवाज में चिल्लाया। वो अपनी चिलचिलाती सूर्य तलवार तकनीक के सबसे शक्तिशाली तलवार कौशल में से एक का उपयोग कर रहा था। सूर्य आकाश में उगाया। आकाश में रोशनी भर गई। रुद्रसेन के पीछे एक विशाल सूरज धीरे धीरे आकाश में उगाया। चकाचौंध करने वाली रोशनी ने कई लोगों को अपनी आंखें खोलने में असमर्थ बना दिया। आह, ये किस तरह की तलवार तकनीक है! बहुत से लोग चिल्लाए और केवल अपनी आंखें बंद कर सके। एक बार जब वे अपनी आंखें खोलते थे तो उन्हें भेदी दर्द महसूस होता था। अंबरवीर की दृष्टि भी बहुत प्रभावित हुई थी और उसके पास अपनी आंखें बंद करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। सनसनाहट। रुद्रसेन चले गए और तुरंत अंबरवीर के सामने प्रकट हुए, अपनी तलवार लहराते हुए, और अंबरवीर की ओर वार किया। फू! अंबरवीर समय पर चकमा नहीं दे सका और रुद्रसेन की तलवार ने उसका हाथ काट दिया। खून तुरंत बह निकला। तुमने मुझे चोट पहुंचाई! अंबरवीर गुस्से से चिल्लाया। अंबरवीर घायल हो गया है। रुद्रसेन की तलवार तकनीक बहुत शक्तिशाली है। कुछ छात्र मुश्किल से अखाड़े में दृश्य देख सकते थे। जब उन्होंने देखा कि अंबरवीर घायल हो गया है तो वे अतुलनीय रूप से चौंक गए। किसी ने नहीं सोचा था कि रुद्रसेन वास्तव में अंबरवीर को घायल कर देंगे। हर कोई चौंक गया। रुद्रसेन उदासीन दिखे। वो आगे बढ़ा और उसने अपनी तलवार लहराई। एक बार फिर अंबरवीर की ओर मारा। अंबरवीर से निपटना स्वाभाविक रूप से आसान नहीं था। रुद्रसेन के हमले का सामना करते हुए अंबरवीर ने बस अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने रुद्रसेन की हरकतों की आवाज सुनने के लिए अपने कानों का इस्तेमाल किया। एक मार्शल मास्टर 100 मीटर दूर से चींटियों के लड़ने की आवाज सुन सकता था। उसकी सुनने की क्षमता बहुत तेज थी। अंबरवीर जानता था कि अगर वो रुद्रसेन से हथियारों से लड़ता है तो उसे नुकसान होगा। इसलिए जब उसने फिर से हमला किया तो उसने चाल से लड़ने के बारे में सोचा भी नहीं था। ताकत हर चीज पर काबू पा लेती है। अंबरवीर की विधि बहुत सरल थी। वो रुद्रसेन को कुचलने के लिए पूर्ण शक्ति का इस्तेमाल करना चाहता था। उसने हलबर्ड को अपने हाथ में ले लिया और बेरहमी से उसे रुद्रसेन की ओर पटक दिया। उस हमले में एक अतुलनीय रूप से क्रूर ध्वनि थी। उस शक्तिशाली शक्ति ने रुद्रसेन के हाव भाव को थोड़ा बदल दिया। रुद्रसेन ने अंबरवीर के हमले का सीधा विरोध नहीं किया। वह महसूस कर सकता था कि अगर उसे मारा गया, भले ही वह मरा ना हो, तो वह गंभीर रूप से घायल हो जाएगा। जाओ! रुद्रसेन ने अंबरवीर के हमले को चकमा देने के बाद उसने अपनी कलाई को झटका दिया और उसके हाथ में तलवार फिला तलवार की तरह अंबरवीर की ओर उड़ गई। यह बहुत तेज थी और अंबरवीर जल्दी से चकमा दे गया। हालांकि उसके दाहिने हाथ पर एक घाव दिखाई दिया और उसके हाथ में हलबर्ड उड़ गया। इससे अंबरवीर अतुल्य रूप से क्रोधित हुआ। यह दूसरी बार था जब वह रुद्रसेन द्वारा घायल हुए थे। इससे पहले अंबरवीर कभी पराजित नहीं हुए थे, लेकिन अब रुद्रसेन के साथ लड़ाई में वे 2 बार घायल हो गए। अभिमानी और अहंकारी अंबरवीर के लिए यह स्वाभाविक रूप से अस्वीकार्य था। कई दर्शक भी असामान्य रूप से चौंक गए। मूल रूप से सभी ने सोचा था कि अंबरवीर इस लड़ाई में रुद्रसेन को पूरी तरह से कुचल देंगे, लेकिन अब अंबरवीर वास्तव में घायल हो गया था। यह बस अकल्पनीय था। सनसनाहट। जैसे ही तलवार ने अंबरवीर को घायल किया, रुद्रसेन तुरंत चले गए और तेजी से अंबरवीर के पास पहुंच गए। फिर उसने अपनी दाहिनी मुट्ठी लहराई और अंबरवीर पर हमला करने के लिए अर्थ रैंक मार्शल आर्ट्स कोलैप्सिंग फिस्ट का इस्तेमाल किया। रुद्रसेन इस अत्यंत दुर्लभ अवसर का उपयोग अंबरवीर को एक प्रहार में हराने के लिए करना चाहते थे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल मुकुल द स्टोरी टेलर को। और नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको अगली कहानी किस विषय पर चाहिए। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।